मैं सारे बच्चों की तरफ से परिवार की तरफ से बीकानेर रेंज आईजी श्री ओम प्रकाश जी IPS ऑफिसर का तहे दिल से स्वागत करता हूं सर। सर सेंट स्टीफन से पास आउट है, देन पत्रकारिता में भी सर ने काम किया 1.5 ईयर सर, 1.5 ईयर सर पत्रकारिता में सर ने काम किया। सर बिकम IPS ऑफिसर। तो बेसिकली एक एग्जाम्पल वेल टू डू फैमिली में होने के बाद भी एक बच्चा मेहनत करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है। आज भी हम सोसाइटी में कहते हैं कि एक IAS IPS बन गया तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ 15 पीढ़ियाँ सक्सेसफुल हो जाती है। तो अगर ये एग्जाम्पल हम सर की फैमिली से सोचे तो ये सोचा जा सकता था, लेकिन ये सर खुद हमारे सामने एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल हैं सक्सेस के। तो इस चीज के लिए सर आज का जो ये युवा है सर, अभी सर एक इंसिडेंट हुआ सर हमारे जस्ट सामने सर 4-5 दिन पहले। आज का ये युवा है सर, ये बेसिकली बहुत सारे कहीं सर सम्मोहित है, कहीं न कहीं बरगलाया हुआ है, कहीं न कहीं उसको रियल लाइफ फैक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। कोई ड्रग्स में है, कोई बच्चा अपने करियर के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है, कोई बच्चा फैमिली वैल्यूज को नहीं सोचता है, कोई बच्चा करियर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो ये बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है सर। और एजुकेशन टाइम टू टाइम जिस एज से हम ग्रो हो रहे हैं उससे ज़्यादा एज से सर एजुकेशन इन्वेंशंस ज़्यादा ग्रो हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइंस इस लाइफ में इतनी सर, एक टेलीफोन से मोबाइल के सफर को 100 साल लगे सर, लेकिन मोबाइल जब आया, स्मार्टफोन कीपैड वाले फोन से डिजिटल फोन से आईपैड से आई वॉच और पता नहीं क्या क्या, इस ड्यूरेशन को सर 15-20 साल नहीं लगे सर। और अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जिस वे में हो रहे हैं, जितने फास्ट हो रहे हैं, बच्चे सर आजकल ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल करियर की रिक्वायरमेंट क्या है। वो नहीं देख पाते हैं कि हमें पढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए या रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पास हो चाहे नहीं हो, रियल लाइफ में उनकी एक्चुअल जरूरतें क्या होनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को सर मैं आज चाहूँगा कि सर आप इन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा एनलाइटन करें, थोड़ा सा गाइड करें, आपके खुद के थॉट सर। तो सबसे पहले सर ये आपकी जो जर्नी है सर आज तक की, इसमें सर मैं सर आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा और अपन इस पूरे सेशन को लाइवली रखने के लिए इन बच्चों को मैंने सर कोशिश की कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें अच्छी ले सकता हूँ, पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें अच्छी ले सकता हूँ, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ले सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की सर उन सब चीज़ों को इम्पार्ट करने के लिए। तो आपकी जो सर जर्नी है सर, वो सर आपको आज भी कैसे सर मोटिवेटेड रखती है सर? पुलिसिंग सर 24 आवर्स जॉब है सर, चाहे संडे हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो। सर होली भी सर आप होली के दिन नहीं मनाते। तो बेसिकली सर इस बिजी स्केड्यूल में सर आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है, और आपने सर IPS ऑफिसर बनने के लिए आपका ऐसा क्या मोटिवेशन था कि इतनी वेल टू डू फैमिली में होने के बावजूद भी आपने दूसरे करियर को नहीं चूज करके सिविल सर्विसेज चूज किया सर? जी सर। थैंक यू सो मच। आदरणीय सुरेंद्र जी धारणिया, अचीवर्स एकेडमी के हमारे सारे अभिभावकगण मैं कहूँगा, और सारे एम्प्लॉयज़, टीचर्स, स्टूडेंट्स, और इस पूरे प्रकल्प में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। अभी डेढ़ वर्षों से मैं आपके बीकानेर में हूं और जो क्राइम के क्षेत्र में जो कार्य किया वो आपके नज़र में ही है, परंतु मैं हमेशा से नवयुवकों से, छात्रों से डायरेक्ट जुड़ना चाहता था, क्योंकि यह सदी हमारी है। 21वीं सदी किसकी है? सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव यूथ पूरे वर्ल्ड में वो हमारे पास है, इंडिया में। आप मान लो कि किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहे, आपके पास ही काफी ज्यादा एनर्जी हो जाए,
और उसके बाद आपको कुछ काम करने को नहीं मिले तो क्या करोगे? फिर किसी का सर फोड़ोगे, किसी के साथ मारपीट करोगे या कोई ऐसी चीजें करोगे। तो उस एनर्जी को सही दिशा में ले जाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है देश के लिए, पूरे सामाजिक तौर पे और इंडिविजुअल तौर पे हम सबों की जिम्मेदारी है कि ये जो हमारे पास इतना ज्यादा पावर है, एनर्जी, उसको यूटिलाइज करके अपने देश को कैसे आगे ले जाएं, कैसे हमारी चीजों में वैल्यू एडिशन करें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आप लोगों में अच्छी लगी कि सुरेंद्र जी ने अपने सारे एम्प्लॉइज को पहले मुझसे मिलाया और उनको सम्मानित किया। मैं अपनी बात बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने जीवन से प्रसंग उठा करके आप लोग उससे बात करने के लिए, कभी आपके यहाँ भी हो सकता है मेरा जाना हो या मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ, किसी सरकारी संस्था में जाता हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं देखता हूँ कि उस संस्था का मालिक या उस संस्था में काम करने वाले लोग अपने साथ काम करने वाले लोगों की कितनी इज्जत करते हैं। जहां पे आप काम कर रहे हैं, अगर अपने साथियों का, अपने मातहत काम करने वाले लोगों का, अपने भाई बंधुओं का अगर उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो आपको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि जिस चीज के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप नेता बनना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, अगर अपने साथ काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि आपके साथ रहने वाले लोग आपकी इज्जत करेंगे। और व्यक्ति किससे मोटिवेट होता है? हर एक आदमी को रिकॉग्निशन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्यों सरकारी सेवा में आना चाहते हो या कोई डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो? इसलिए कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करें, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। और जब उसके बावजूद भी अगर आपको कोई इज्जत ना दे तो उसका क्या मतलब है? एक श्लोक है, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी भी हूं इसलिए मैं अपने पुराने श्लोकों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहने का मतलब यह है कि जो अभिवादन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं और बुजुर्गों की जो सेवा करते हैं, बुजुर्ग मतलब कोई भी हो सकता है, आपके यहाँ पे टीचर्स हैं वो भी बुजुर्ग हैं, आपका बड़ा भाई है वो भी बुजुर्ग है, जो एज में या एक्सपीरियंस में हो सकता है कि किसी की उम्र आपसे 10 साल कम हो बट एक्सपीरियंस उस क्षेत्र में ज्यादा है। जैसे आईटी में आपने नया प्रवेश किया और किसी की उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 25 साल है, बट वो 15 साल से ही आईटी के क्षेत्र में महारत हासिल कर रखा है, तो आपके लिए बुजुर्ग है क्योंकि उसके एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से तो अगर आप उनका अभिवादन करेंगे, ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे सीनियर्स का, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों का सम्मान करेंगे तो आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। मतलब कि आपका आयु बढ़ता है, जिसके लिए आज दुनिया में हर एक आदमी कभी दौड़ लगाता है, कभी चलता फिरता है। विद्या, नॉलेज जो आपको आता है, जिसके लिए स्कूल, कॉलेजेस या घर पे सीखते हैं। यश, कीर्ति और बल, आपका बल बढ़ता है। ये हमारे पूर्वजों ने कहा है। दूसरी बात यह है कि मेरा आप लोगों के साथ वार्ता करने का मतलब यह है कि अभी इकोनॉमी ब्रॉड हो रही है, सरकार संकुचित हो रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि सरकारी तंत्र में माना जाता है इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। तो जितनी जो बिजनेस वाली चीजें हैं जो कि सरकारी तंत्र समझते हैं कि उसको प्राइवेट लोग कर सकते हैं, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। फोकस हमारा सोशल सेक्टर है, कोर सेक्टर है, डिफेंस है, जिसमें कि हम देश में विकास ला सकते हैं। तो जो चूंकि जनसंख्या 130 करोड़ के लोग हैं, तो सरकार जैसी ही संकुचित होगी तो जो हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, गरीब हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको देखने वाले लोगों की संख्या कम है। तो जब आप सरकारी सेवाओं में जाएंगे तो अगर आपकी मंशा सही है कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सर्विस डिलीवरी करना चाहते हैं, लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, देश का नाम अच्छे ढंग से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बढ़े, ये करना चाहते हैं, अगर ये अप्रोच के साथ जाएंगे तो खुद का विकास भी करेंगे और देश का भी विकास करेंगे।
अगर आपके मानस में है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगलो बनाना है, इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो हो सकता है कि जिसकी तैयारी करने के लिए आए हैं उस सेवा के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से इंटरैक्ट करना चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की सरकारी सेवाओं के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो आपकी आउटरीच है वो लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड। सो ये बहुत ही पवित्र काम है। सो जब भी आप तैयारी करो, कोई भी, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए कि मैं जब जाऊंगा तो मैं सकारात्मक परिवर्तन लाऊंगा। मैं जाऊंगा तो जो हमारे प्रेग्नेंट वीमेन है, हॉस्पिटल में आने से पहले मर जाती है बहुत सारी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके घर से लोग लेकर के वहीं पर उसका उपचार करें। तो ऐसी टेक्निक ईजाद करूंगा या ऐसे फैसिलिटेट करूंगा। जो बच्चे हैं, मैलनरिश्ड बच्चे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आपकी सोच है, आपका ओरिएंटेशन है। और तीसरी बात ये कि अभी कुछ दिन पूर्व मैं एक हॉस्पिटल में कार्डियक यूनिट का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया गया। जनरली मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता हूँ, सुरेंद्र जी को ही पता है, परंतु मैंने जाना स्वीकार किया क्योंकि वो जो डॉक्टर है, हाँ वो डॉक्टर है, वो मेदांता और ऑस्ट्रेलिया का जॉब छोड़ करके बीकानेर जैसे शहर में आकर के उसने अपनी यूनिट शुरू की। और मैं उनकी जर्नी बताना चाहूंगा जो उन्होंने मुझसे शेयर किया। कहा कि मेरे घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ और वो जयपुर ले जाया गया और दुर्भाग्य से वो नहीं बचा। तो उस दिन मेरे पिताजी ने कहा कि काश कि हमारे यहाँ कोई हार्ट सर्जन होता तो ये हमारे जो बच्चे हैं वो आज गाल में नहीं समाते। वो चीज उनके दिमाग में घर कर गई। और जब उन्होंने एमबीबीएस किया और सारी डिग्रियां ली, अच्छे सर्जन भी बने, तब उन्होंने सोचा कि ये समय है कि अपने मेरे पिताजी जी ने सोचा था उसको सही कर दिखाने का। हो सकता है कि यहाँ पे उनकी कमाई कम हो सकता है कि वहां इतनी प्रसिद्धि ना मिले, बट जो काम ये वहां कर पाएंगे शायद मेदांता और ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर पाते। तो अगर आप इस सोच के साथ कि मुझे परिवर्तन लाना है, आप बहुत सारे लोग गांव में भी रहते होंगे, कस्बों में भी रहते होंगे, बीकानेर में भी रहते होंगे, हो सकता है शहर में भी रहते होंगे। आप ही की एक शाखा है, वहां पर मैं बच्चों से बातें कर रहा था तो एक गांव की एक लड़की थी, एनडीए की तैयारी करने आई थी और प्रथम आई थी। गांव तो मैं भूल गया। तो आई कुड सी द स्पार्क इन हर आईज, मतलब कि उनकी आंखों में मैं अब जो ज्योति देख सकता था कि फर्स्ट प्राइज लेने पे यहाँ पे इतनी ज्यादा उत्साहित थी। मुझे लगा कि गांव में भी ऐसे सपने पलते हैं, कल वो हो सकता है कि आपकी आर्मी चीफ बन जाए हो। तो उसमें वो मनोबल उसका बढ़ा हुआ है, मोटिवेशन है, वो कुछ करना चाहती है। तो उसे सही सहयोग की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है आजकल बीकानेर में लोगों को मिलने लगा है। आपके अच्छे मार्गदर्शक अवेलेबल हैं, आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं। और बाई एंड लार्ज जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है बीकानेर की, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। मुझे तो ये बताया गया था कि मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और कैसे यहाँ तक पहुंचे वो जर्नी बताऊं। तो इस संबंध में मुझे एक दो उदाहरण याद आते हैं। मैं इसके पहले कॉलेज में स्टीफन से पास आउट करने के बाद मैं मीडिया में मैंने कार्य किया। उसके बाद मैं एलाइड सर्विसेज में था। सिविल सर्विसेज देते हैं तो कम मार्क्स आते हैं तो एलाइड में होता है। एलाइड में मैंने काम किया, फिर मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया। तो जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो मेरी माताजी ने बुलाया, कहा कि बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के रहने वाले लोग हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ बात करने का मतलब ये होता है कि अब शादी की बात होगी। जब माताजी बुलाती है तो तब मुझे भी लगा कि हो सकता है इस संबंध में, क्योंकि हमने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी तो मुझे बुलाया गया। मैं भी उत्सुक था कि भाई कौन सी बात करेंगी माताजी। तो मेरी माताजी ने कहा कि जो आप पुलिस में जा रहे हो तो पुलिस की ओवरऑल इमेज खराब है। तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं या लोग सुनते हैं, कहते हैं कि पुलिस वाले लोग
गरीबों को प्रताड़ित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए आपको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आप जाओ तो कम से कम गरीबों को प्रताड़ित मत करना। तो उस समय मुझे हंसना आया कि पता नहीं कैसी बातें कर रही हो। डेफिनेटली मैं प्रताड़ित नहीं करूंगा, बट उसके पीछे बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस था। तो जब भी जीवन में कहीं भी मैं 5 जिलों में एसपी रहा, फिर आईजी रहा, फिर केंद्रीय डेपुटेशन पे रहा, जब भी मुझे ये चूज करने का मौका मिला कि मेरे निर्णय से किसी गरीब का भला नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है, और मैं उस निर्णय को रोक सकता हूं, तो मैंने हमेशा ही उस निर्णय को रोकने का प्रयास किया। कभी भी गरीब को हार्म करने की कोशिश नहीं करी। हो सकता है मेरे इस निर्णय से कुछ लोग खुश ना हो, मुझे व्यक्तिगत तौर पे आत्मिक संतुष्टि रही कि मैंने कोई जान करके कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि गरीबों को, वंचितों को, दबे कुचलों को मेरे निर्णय से कुछ परेशानी हुई हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारी काफी उम्र हो गई है, मेरे पिताजी भी प्रशासनिक सेवा में थे, तो उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को भी कार्य करते हुए देखा है। मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये बात आपसे बता सकती हूँ कि कोई भी निर्णय करो, अगर उस निर्णय करने के बाद तुम्हें रात को नींद अच्छी तरह से आ जाए तो निर्णय करना। तुम्हारे नियम कानून, हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और नियम कानून कायदे सारे हैं, कोर्ट के निर्णय हैं, नियमावलियां होती हैं। तो एक लेमैन जो महिला है वो कह रही है कि बेटा वैसा निर्णय ना करो जिसको करने के बाद तुम्हें नींद नहीं आए। इसका मतलब यह है कि आप सभी अपना घर परिवार छोड़ करके एक नई जर्नी पे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे क्यों आए हैं? एक नए उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आए हैं। तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है, अंदर की आवाज, बाहर की आवाज बहुत सारी चीजें करेगी। अभी जैसे लोगों से मिलने जुलने का मेरा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं आपके बगल वाले कैफे में भी कैप लगा करके जीन्स पहन करके बैठा रहता हूँ कि बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कहीं बिगड़ तो नहीं रहे। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आता हूँ, सब जगह ही जाता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि कोई ये कॉलेज का पास आउट है और यहाँ आपके साथ कॉफी पी रहा है, बट ये हमारा सूचना संग्रहण करने का तरीका है कि आप लोगों के साथ घुल मिल करके बैठ करके, तभी तो हम जान सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये हमारे विषय में क्या सोचते हैं, क्या असामाजिक तत्व तो इनके बीच में नहीं कोई दूर है। जैसे कोई घटनाक्रम हो जाता है, अभी कोई मर्डर हो गया, वहां पे बच्चों ने आपस में लड़ाई कर ली तो किसी की मृत्यु हो गई, तो सूचना संग्रहण करने का तरीका है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है, आपके माता पिता और आपके जितने भी बंधु बन है, आप खुद एक संकल्प लेकर के घर से आए हैं कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आए हैं, तो उसमें कोई डेविएशन ना हो। यहाँ पे आपको मन करेगा कि शाम को जाएं, घूमे फिरें, कॉफी पिए, कुछ कहेगा नशा भी करें, कोई कहेगा कि यहाँ जाएं, बट उसकी भी सीमा है। हर एक आदमी को अपनी लक्ष्मण रेखा स्वयं तय करनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है। कॉफी चाय तक तो ठीक है, बट इसके इतर कोई कहे कि नहीं मुझे 2 दिन के लिए नाइट आउट के लिए जाना है, ये सब चीजें भी कॉमन है यहाँ पे। तो आपको 10 बार सोचनी चाहिए कि क्या आपके ये सब काम करने से आपके माता पिता का जो आप पे विश्वास है या टिकेगा नहीं। कल को अगर आपके माता पिता को पता चलता है कितनी मेहनत से मैंने अपने बेटे या बेटी को यहाँ भेजा है और वो मेरे पैसे का उपयोग या दुरुपयोग मैं तो नहीं डिसाइड कर पाऊंगा, किस ढंग से कर रहा है, तो उनके आत्मा को कितनी चोट पहुंचेगी। इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि शुरू के दिनों में मेरी माता जी का काफी प्रभाव रहा और आज तक जो भी मैं निर्णय लेता हूँ, हो सकता है कि वो इट मे बी ए रॉबस्ट विजडम, एक सामान्य कॉमन सेंस जो होती है, जो आपके दादाजी दादी जी आपको बताते होंगे। जब आप बैठते हैं, आप गांव में बैठते होंगे ढानी पे, जैसे अपन जब ढानी पे बैठते हैं तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा कि गति की जगह पे दिशा बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गतिशील हो और उसमें दिशा नहीं हो
मान लीजिए ट्रेन को दिल्ली से आना है बीकानेर और उसने फुल 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बीकानेर की तरफ चलना था और दिल्ली से मद्रास वाली रूट ले ली, तो गति तो पूरी थी, पहुंचे कहां पे? मद्रास। तो इसलिए ये जो समय है आप लोगों का, इस दौर से मैं भी गुजरा हूं और जैसे कॉलेज के युवा युवतियां जिस ढंग के जीवन जीते हैं वो सारा मैं जी चुका हूं। ऐसा नहीं है कि आपको भी फंकी क्लोथ्स अच्छे लगते हैं तो मुझे नहीं लगते होंगे, मुझे भी लगते थे। लोगों के साथ पार्टी करना लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी लगता था। बट जो आपकी लक्ष्मण रेखा है उसमें लगनी चाहिए, जिससे कि लगे कि आप उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। वो सीमा आप खुद ड्रॉ करें कि आपके पढ़ाई लिखाई के बीच में एक समय है जो आपको आनंद के लिए, आपको ऊर्जावान बनाने के लिए कहीं जाना हो तो आप जाएं, परंतु सीमा का उल्लंघन ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है किसी चीज के। ये जरूरी नहीं है कि आप सोच करके जिस काम को आए हैं उसमें लग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए। मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, जो हृदय की इच्छा थी कि मैं पत्रकार बनना चाहता था, परंतु एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका कहना है कि ये मानव की प्रकृति है कि हर एक व्यक्ति को दूसरा का पक्ष अच्छा लगता है। जैसे मुझे बैठे बैठे लगता है कि अरे काश मैं सुरेंद्र जी की जगह होता और बच्चों के लिए स्कूल खोलता, कॉलेज खोलता, जो कि मेरी जर्नी है, मुझे उसमें ज्यादा अचीवमेंट नजर नहीं आता। ये ह्यूमन नेचर है। तो आप भी कभी दूसरे को देखेंगे, कोई मान लीजिए कि नेवी में चला गया या कोई इनकम टैक्स में चला गया या कोई इंजीनियर बन गया और आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आता है और कोई ऐसा उदाहरण है तो आपको लगता है अरे मुझे तो लगता है इंजीनियर बनना चाहिए था, तभी तो मैं MBA करता, मैं फॉरेन चला जाता, फिर ऐसे करता। तो हमेशा ही आपके जीवन में द्वंद्व चलता रहेगा, ये ह्यूमन नेचर है। जो सरपंच बनता है उसको लगता है कि मुझे प्रधान बन जाना चाहिए था, जो प्रधान बनता है उसे लगता है कि अरे मैं प्रोफेसर बन जाता तो नेतागिरी से छुटकारा मिल जाता, क्योंकि वहां प्रोफेसर को सिर्फ पढ़ाना ही रहता है। प्रोफेसर साहब है, उनको लगता है कि MLA बनते तो ज्यादा पब्लिक का भलाई कर सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपने जो सोच लिया अपने लिए, जो आपका संबल है, मतलब आपका इनसाइड है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कमियां क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं तो हमेशा इसलिए कहूंगा, बाद में हम इस चैप्टर पे आएंगे कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें, जो मैंने कुछ चीजें इनकलकेट करी, आपको भी करनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब भी आप किसी चीज के लिए आगे बढ़े तो अपने आप से क्वेश्चन करें कि हमारे में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे, हाँ क्या थ्रेट्स हैं, फिर उसकी एमलगमेशन करके फिर बताएं करें। तो अगर बाई इलाज आपको लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव, अगर 1% भी पॉजिटिविटी है, जस्ट गो अहेड, फिर बाकी चीजें धीरे धीरे बनती जाएंगी। आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, सेकंड डिवीजन से पास है और सिविल सर्विसेज में IAS बन जाते हैं। IAS ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कुछ आपके जितने जो IT में जो भी टाइकून है, ट्रेडिशनल एजुकेशन कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कंप्यूटर से प्यार था, ठीक है। मान लो किसी को इंडस्ट्री बनाना है, तो इंडस्ट्री बनाने वाले को मशीन कैसे काम करता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, अगर या देश में जो सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ऑडिट कैसे होता है। बट अगर आप सरकारी सेवा में है तो आपको पता होना चाहिए कि देश के संविधान क्या है, उसका प्रियम्बल क्या है, उसमें मानवाधिकार क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो इसी ढंग से अगर आप खुद को पहचानेंगे तो मुझे लगता है आप काफी आगे बढ़ पाएंगे। शुरू के दिनों में मैंने आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जिसमें आपके घर के लोग, मतलब कि आसपास के पड़ोसी, दूसरे गांव वाले, चाचा मामा, जिसने कहा हो कि भाई ये जो राम कुमार है ना, ये तो अच्छा लड़का है, ये तो IAS बन जाएगा, ये तो मंत्री बन जाएगा। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना।
तो इसलिए आपके समाज वाले क्या कहते हैं, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, आपके दोस्त क्या कह सकते हैं कहते हैं, एकदम मैटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये गांठ बांध के चल रहे, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से ढेर सारे लोग कल को इस कुर्सी पे आए और इसी तरह से लोग और बच्चों को मार्गदर्शन दें। उस समय भी अपनी जर्नी में वो सबों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते। तो अगर आपसे कोई नाराज है, अगर खुश नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करें। जो लोग सकारात्मक फोर्सेस हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं, जो आपकी जो टीम बिल्डिंग में मददगार हो सकते हैं, जो कि आपके एम्बिशन को अचीव करने में मददगार हो सकते हैं, उस पर फोकस करें। नेगेटिव जो बातें हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं या दूर दराज के लोग हैं, उनको इस ढंग से लेगी हमारी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना सीखें। हो सकता है कि कोई चीजें अच्छी भी बात बता रहे हो कि भाई कह रहा है कि भाई जैसे आप अच्छे धावक बनना चाहते हैं, तो कहेगा इसके पास तो बूट ही नहीं है, तो एक आपने इनपुट दे दिया कि भाई इसका मतलब है कि आपको जो दौड़ने के लिए शूज है, अच्छे शूज पहनने की जरूरत है। बोलेगा कि भाई इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो खाने पे रखने की जरूरत है। उसी ढंग से जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कहेगा नहीं इसको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, हिंदी अच्छी कर लेंगे। आज वैश्वीकरण का जमाना है, आज हिंदी टाइप करो तो वो इटालियन में टाइप हो जाता है। आपने देखा, आप इटली आप जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इटालियन आना चाहिए या हिंदी आनी चाहिए या अंग्रेजी आनी, कोई भी आप उर्दू में टाइप करेंगे इटालियन में ट्रांसलेट कर देगा। और जैसा सुरेंद्र जी बता रहे थे कि जिस ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिस ढंग से आप टेलीफोन से कंप्यूटर्स और लैपटॉप और अभी तक जो पहुंचे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, इवन मेरे ऑफिस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेक्शन है जो कि स्टडी कर रहा है कि जैसे जो हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं लगभग 1150, तो उसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि आदमी का हाव भाव देख करके, जैसे एक स्टडी हमारा ये है कि रात के 10 बजे के बाद कोई महिला अकेली जा रही है और उसके हाव भाव से लग रहा है, हाव भाव में एआई को देना पड़ता है कि चढ़ने में अगर लड़खड़ा रही है तो ये उसके शरीर में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अव्यवस्थित चीजें लगी हुई हैं, उसके वस्त्र सही है कि नहीं सही है। अगर उसको कमांड देंगे तो वहां पे वो ब्लिंकर करने लग जाएगा। इस पे अपन काम कर रहे हैं। जो पुलिस जिसको आप कहते हैं कि पुलिस तो लट से काम करती है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। तो आने वाले समय में यू नेवर नो कि आप जो चीजें जो रटन विद्या करते हैं मेमोराइज, उसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो सारा कुछ जब एग्जाम देंगे आने वाले समय में तो कहेगा ये लो भाई आपका लैपटॉप, अपना गूगल से गूगल करो और आंसर लिखो। चैट जीपीटी आप देख रहे हैं, आपने टाइप किया नहीं उसका आंसर दे देता है। हो सकता है अभी 40% या 50% आंसर सही दे रहा है, आने वाले 2, 4, 5 सालों में 90% सही देने लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि मेमोराइज करने वाले लोगों की आवश्यकता कम से कम है। जो एनालिटिकल सोचने वाले लोग की जरूरत ज्यादा है, पहले भी थी, और जब सेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे मैं बताऊंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं और जिस मकसद को लेकर के आप आए हैं, तो अपने आप से आप कभी झूठ ना बोले। आप अपने आप से अगर सच बोलना सीख जाएंगे तो हो सकता है कि आप आईएएस बनने का ख्वाब लेकर के आए हैं तो आप पीसीएस बनेंगे, पर बनेंगे जरूर, इसकी मेरी गारंटी। आप एकदम आज लिख लेना कि ये ओम प्रकाश आए और आईजी साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे कि मैं तो आईएएस बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि अगर मैं मनयोग से पढ़ाई करूंगा या करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं जरूर लग जाऊंगी। आप 4 साल के बाद अगर नहीं लगो तो मुझे एक लेटर लिखना कि आपने कहा था, आपने गलत कहा था। ये जो तैयारी है ना, ये तैयारी, इस ढंग से अगर तैयारी करेंगे तो आप हो सकता है सरकारी नौकरी ना लगे, जीवन में इतना अच्छा कर लेंगे। आपने देखा है जेएनयू की टॉपर्स जाकर के सरपंची कर रही है और फिर जाकर के यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी हमारी बच्चियां या महिलाएं हैं, उससे आईएएस बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी वास्ट है, आप जितना परिश्रम करेंगे, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट, और वही आपको करनी चाहिए। थैंक यू। सर आप हमेशा ही ऐसे ही मोटिवेटेड रहें, बीकानेर के लिए इसी तरह से काम करते रहें। आपके जितना सौम्य, शालीन और हम्बल ऑफिसर मैंने सर आज तक नहीं देखा, ये मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा सर आपको।
जिस तरीके से सर आपने इस पूरे पैराडिगम को एक्सप्लेन किया सर, ये बच्चे सर, इनमें सर कई बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जो जब आप आईपीएस ऑफिसर बने थे तो ये पैदा भी नहीं हुए होंगे सर। ऐसे भी बहुत इतनी 18-20 साल की उम्र के बच्चे, 17-18 साल के बच्चे भी सर अपने सामने होंगे सर। ये जो सर कुर्सी बदलने का जो सफर होगा सर, यहाँ से यहाँ आने का सफर होगा, जब ये तस्वीर बदलने का सफर होगा, उस टाइम तक सर यहाँ पे सर नालायक बच्चे भी होंगे, सीधे बच्चे भी होंगे, स्टूडियस बच्चे भी होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जो नालायक भी लेकिन पढ़ने में भी अच्छे हैं। और मेरी और आपकी कॉलेज लाइफ के टाइम पे भी सर अपन भी ऐसे रहे होंगे सर, कुछ शैतानियाँ भी की होगी सर, कुछ एंजॉय भी किया होगा, दोस्तों के साथ में रहे होंगे, लेकिन जो ये करियर को बनाने का सफर है सर, फैमिली को प्राउड फील कराने का सफर है सर, आपकी सर जो फैमिली बैकग्राउंड था, जब आप डीपीएस मथुरा रोड डीपीएस से पढ़े, फिर सेंट स्टीफन से पढ़े, फिर पत्रकारिता फील्ड में गए, ये जो पूरा सफर है सर, इसमें सर कभी फेलियर नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं हो सकता, बुरा भी फील हुआ होगा? हुआ है, शैतानियां भी की होगी सर, कॉलेज लाइफ सर हर किसी की होती है सर। तो सर इस पूरे शिफ्ट में सर किस तरीके से सर आपने फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक किया सर, और थोड़ी सी सर अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में या कुछ बताइए ताकि ये बच्चे सर अपने आप को रिजेंबल कर पाए सर। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, मेरी स्कूली शिक्षा नेत्रहाट स्कूल है, आप गूगल करके देख सकते हैं, वहाँ से हुई। उसके बाद कुछ दिनों के लिए मैं डीपीएस मथुरा रोड में था, उसके बाद स्टीफेंस कॉलेज आया, फिर जो यात्रा है मैंने बताई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब स्कूलिंग के दौरान जो चीज़ें मुझे स्कूल ने दी, जो आज भी मैं चेरिश करता हूँ, वो थी डिग्निटी ऑफ लेबर। हमारा स्कूल एक गुरुकुल की तरह स्कूल था, ऐसे सारे मॉडर्न फैसिलिटीज थे, बट वहाँ पे हम सारा काम बच्चे करते थे। मतलब कि जहाँ पे हम छात्रावास में रहते थे उसको आश्रम बोलते थे, उसमें उसकी साफ सफाई से करने, थाली साफ करना, कपड़े ठीक करना, बेड ठीक करना, सारा काम खुद करते थे। तो शुरू से जब वो चीजें आपके रिफ्लेक्स में आ जाती हैं, जब बाद में आपको ऐसा कोई काम करना पड़ता है तो आपको लगता है कि तो मैं कर ही चुका हूं, आपको नॉर्मल लगता है। फिर आप जो मेहनत कश लोग हैं उनके दर्द को समझ सकते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में जो कपड़ा साफ करने के लिए आता था तो उनको धोबी जी बोलते थे, या जैसे मेस में कोई खाना खिलाने के लिए आया तो बोलते हैं कि रमेश खाना लाओ या सुरेश लाओ, तो बोलते रमेश जी खाना दीजिए, दो नहीं दीजिए। तो जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, तो जब मैं कॉलेज में गया स्टीफेंस में, वो वहाँ पे आपको पता ही है उसके विषय में, बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। तो एक तरह से वहाँ पे सारे देश के जो टॉपर्स और अच्छे बैकग्राउंड के लोग, वहाँ पे अंग्रेजी में लोग बातें करते हैं, स्टाफ भी वैसा था। तो वहाँ का जो लोअर स्टाफ था, इन सेंस कि जो हमारे कमरे साफ करते थे या लाइब्रेरी में काम करने वाले थे, तो लाइब्रेरी में जो छोटा स्टाफ था जो कि मेरे आदत में शुमार था, तो मैं कहता सुखदेव जी मुझे वो बुक चाहिए, तो पूरी की पूरी लाइन लगी रहती यहाँ पे बुक लेने वालों की, और मुझे वो पहले बुक दे जाता हो, जस्ट बिकॉज कि मेरा कहने का ढर्रा ऐसा था। उसको बहुत आत्मीयता लगती थी कि बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात कर रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। वो तो मेरे पर्सनालिटी का पार्ट है, जो कि स्कूल ने मुझे बताया कि जो लाइब्रेरी में काम कर रहा है, जो डेस्क में काम कर रहा है या फील्ड में काम कर रहा है, सब कोई ना कोई अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो हमेशा हमें डिग्निटी ऑफ लेबर को इज्जत देनी चाहिए। अगर आज हम अपने देश में भी अगर ऐसी परंपरा पहले थी, बीच में वो भिन्न हो गई, अब आज भी हम अगर इसमें फोकस करें तो हो सकता है कि हम काफी उन्नति कर सकते हैं। जैसे किसी का जूते बनाने का काम है, किसी के कपड़े बनाने का काम है, और किसी का कंप्यूटर बनाने का काम है।
तीनों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इज्जत तो तीनों को सामान्य मिलनी चाहिए। उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जो कि मेरे स्कूल ने मुझे सिखाया कि आप हमें सबों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और सबों को इज्जत देनी चाहिए। जब मैं कॉलेज में आया तो स्टीफेंस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं या संस्कृत कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो सिर्फ वही पढ़ना है। उन्होंने कहा कि आप डिबेट करो, आप ड्रामेटिक्स करो, आप वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ज्वाइन करो, आप पोएट्री क्लब ज्वाइन करो, आप फिल्म सोसाइटी ज्वाइन करो। तो फिर अचानक मेरे लिए हॉराइजन खुल गया। तो आप बिहार से आए, अचानक आपको लग रहा है, आपको कह रहा है कि पोएट्री कंपटीशन चल रहा है, कहीं पर ड्रामेटिक्स चल रहा है, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए जहां जहां अवसर मिले हमने सारी यूटिलाइज किए। मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स अच्छे लगते थे, डिबेटिंग अच्छा लगता था, पोएट्री अच्छा लगता था, तो उसको हमने शार्पन किया। हमने वो इंस्टीट्यूशन ने मुझे वो फैसिलिटी दी। तो मुझे लगता है कि जहां भी, इससे लर्निंग पॉइंट यही हो सकता है कि जहां भी आपको अगर लगे कि कहीं पे आपके पास कोई स्किल है और उसको शार्पन करने की सुविधा उपलब्ध है, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं जाने कब ये आपका जॉब बन जाए। आप कुमार विश्वास को सुनते ही है ना, हाँ, कॉलेज में पढ़ाते थे। अब हमारी तरह एक बार भाषण देने जाते हैं या कोई सेमिनार करते हो तो उसके लाखों रुपए लेते हैं, ये उनका प्रोफेशन है। तो ऐसा नहीं है, उनको ये पसंद था, मतलब कि साहित्य पढ़ना पसंद था, लोगों से बातें करना पसंद था, पोएट्री करना पसंद था। अब उनका ये पैशन था, अब उनका काम बन गया। तो इसी तरह से जो चीजें आपको दिल से अच्छी लगे, पेंटिंग आपको अच्छी लग रही है, करते रहनी चाहिए। यू नेवर नो, कल को पता चला कि आप राजस्थान के सबसे बड़े पेंटर हो और हमारे जैसे लोग टाइम लेके आ रहे हैं कि भाई आप सुरुचि जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, देखना चाहता हूँ। आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने अपने पैशन फॉलो किए। तो अपने पैशन हमेशा ही आदमी को फॉलो करने चाहिए और जहां आपको सुविधा मिले अपने स्किल्स को जरूर शार्पन करनी चाहिए। जो हमारे जॉब में बहुत बार ऐसा हुआ जिसमें हमने बहुत अच्छा काम किया और क्रेडिट कोई और ले गया, बहुत बार ऐसा हुआ। परंतु कुछ समय के बाद हमने रियलाइज किया कि उस अवसर ने या उस विपदा ने मुझे ये सिखाया कि हमें क्या कमियां थी। फिर मैंने उसको स्ट्रेंथन किया और फिर हम आगे बढ़े। तो हो सकता है कि जब आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आपके एसएससी में ना हो। हमारे पास एक उदाहरण है, हमारा एक दोस्त था, जूनियर था स्टीफेंस कॉलेज में, हम सभी एक साथ एग्जाम दे रहे थे और उसको हो गया एक मच्छर काटने से कोई बीमारी होती है, डेंगू। सही पकड़ा आपने, वेरी गुड। वो उसको डेंगू हो गया, तो एक महीने वो बेचारा बेड रिडन रहा। फिर उसकी प्रीलिम्स के रिजल्ट आ गया तो मेंस में उसने कहा कि मेरे तो होने की कोई संभावना नहीं है। तो हम लोग ने चर्चा करी, मैंने कहा फिर भी संभावना नहीं है, फिर भी अपने को बेस्ट देना चाहिए। तो उसने 2 महीने की पूरी तैयारी करी। मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी रैंक शायद 11वीं या 13वीं थी पूरे इंडिया में। अब वो उसको इंडियन फॉरेन सर्विस मिला। तो इस बात से वो हार मान जाता कि मुझे डेंगू हो गया 2 महीने में, तो मैं क्या एज बनूंगा। उसके दिमाग में था कि नहीं बनूंगा। फिर भी उसने, जब हमने चर्चा की तो उसने भी, हम दोस्तों से बात में डिसाइड किया कि 2 महीने तो अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि उसकी पहले की पढ़ाई इतनी थी, उसका उतना संचय किया हुआ था नॉलेज कि उसको बनना ही था। तो 2 महीने की तैयारी में उसकी पूर्ण के उसके जो हार्डवर्क था इतना अच्छा था कि वो फॉरेन सर्विस में क्वालिफाई कर गया। इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब भी आपको फेलियर्स मिलते हैं, असफलता मिलती है, तो उसको अदरवाइज ना लें, उससे लेसन्स लर्न करें। क्योंकि जब सीधे आपको कोई अगर सफलता मिल जाती है, उसको आप जल्दी उतना इंजॉय नहीं कर पाते। 1-2 बार जब आप गिरते हैं, आपने देखा है बच्चा चलता है और सीधे दौड़ जाता है, तो उसमें कोई परिवार वाले भी खुश नहीं होते।
सीधे अगर बच्चा चलने लग जाए और सीधे दौड़ने लग जाए तो परिवार वाले भी उतना खुश नहीं होते। एक बार गिर जा रहे, बच्चा गिर गया बेटा क्या हुआ, बेटा ये लो मिठाई दो, टॉफी दो, फिर एक बार खड़ा करते हैं, दोबारा उसको खड़ा कराते हैं, और उसके बाद जब दम लगा के जाता है तो पूरे चाचा चाची बाबा सारे उसको ताली बजाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अब खुद भी उसको लगता है, वहां उठा करके हल्ला करता है कि मैं जो दौड़ गया। तो मुझे लगता है कि जब भी आप हारते हैं तो आप ये ना माने कि आप हार रहे हैं, बस वो जीतने का मंत्र ले रहे हैं कि वो जब आप जीतेंगे उसका मंत्र आपको मिल रहा है, उसका सही ढंग से जाप करना है। तो इसलिए जब भी आपको फेलियर मिले, आपके दिमाग में बनाना चाहिए कि ये आई एम गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज दिस टाइम आई फेल, नेक्स्ट टाइम आई नो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक आदमी को आदमी बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पोस्ट तो आती है और जाती है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, परंतु अगर वो आदमी नहीं है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारे इतिहास में आप देखेंगे, आप गूगल कर लेना, जो हिटलर जो अपने आप को पूरे विश्व विजेता बनाना चाहता था, एक समय में लगभग बन भी गया था, उनकी जो जहां पर उनको बरी किया गया है वहां पे अभी भी सामान्य पार्किंग व्यवस्था है। एक कोने में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हिटलर को बरी किया गया था, और बगल में कार लगी रहती है, आप गूगल करके देख लेना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक समय में उसका ये हश्र है। और आप ये देख लेना, यहाँ पे आचार्य तुलसी संत हुए हैं, जैन संत हुए हैं, आप जहाँ पे उनको समाधि दी गई है, आप उनकी जगह देख लो, या किसी भी बड़े व्यक्ति की समाधि देख लो जहाँ जिन्होंने जीवन में कोई परिवर्तन लाया है, समाज में परिवर्तन लाया है, लोगों की सोचने को ढंग को बदला है। आप देखिए उनको किस ढंग से अपने याद करते हैं, उनके लिए समाधि भी बनती है, उनके लिए हम डे भी मनाते हैं, उनकी अच्छी चीजों को लोगों को बताते भी है। तो जब भी आप आगे बढ़े इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है कि मैं कोई बड़ा, इन्वर्टेड कॉमर्स में बड़ा मतलब कि किसी पोस्ट को नहीं हासिल कर पाया, बट मैं एक अच्छा आदमी तो बन पाया। तो वो अच्छा आदमी बनने की ललक आप में हमेशा होनी चाहिए। आप एक सरकारी सेवा में जाएं तब, या बाहर रहे तब। और अगर आप अच्छा आदमी बनेंगे तो आप देखेंगे आप खुश रह पाएंगे। मैंने बीकानेर में ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और उनसे बात की है। मैं उनको अच्छे आदमी के श्रेणी में रखता हूँ। उन्होंने जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं किया। एक होम्योपैथी के डॉक्टर है यहाँ पे, अच्छे प्रधान डॉक्टर हैं, कम लोग जानते हैं, बट अपने काम में अभी भी व्यस्त रहते हैं। वो मुझे जब मिले, किसी ने कहा कि आपको नजला जुकाम रहता है, इनसे चर्चा करें, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने सारी चर्चाएं की। तो फिर कहा कि 4 बजे मेरा म्यूजिक का समय हो गया है, तो मैं आजकल राग भैरवी गाना सीख रहा हूँ। उनकी उम्र 70-80 साल की है। तो अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लग रहा है, वो संगीत भी सीखते हैं और वो पढ़ाने के लिए भी जाते हैं, वो डॉक्टर भी हैं, और एक छोटी सी एक दुकान भी कर रखी है जिससे कि उनकी दिनचर्या चल रही है। कहता है साहब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, और अपने बच्चे को भी यही शिक्षा दे रहा हूँ कि एक अच्छा आदमी बन के रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने सबको पैदा किया। तो आप इस सोच के साथ कि आने वाले समय में मेरे रहने से सिस्टम में पॉजिटिव चेंज आएगा या मैं कुछ अच्छा परिवर्तन कर पाऊंगा, और ये नहीं मान के कि कोई कहीं फेलियर आ गया, कहीं पे आप गिर गए, कोई छोटी चूक हो गई। अगर चूक नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हर एक व्यक्ति से चूक होती है, हर एक व्यक्ति कभी भी कोई संपूर्ण नहीं होता। अब आप बता दो कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई कमी ना हो, आप बता दो, कहीं नहीं, ढूंढे नहीं मिलेगा। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम थे, उनमें भी लोग कमियां गुनाते हैं। जिनमें कहते हैं कि वो तो सारे 14 वर्ष वनवास गए, इतना सब कुछ उन्होंने झेला और फिर भी अपने शब्दों पे कायम रहे, उनमें भी लोग कमियां गिनाते हैं। तो हम आप तो एक सामान्य जन है, हमें कमियां होंगी ही होंगी। हमें तो वही कि उन कमियों के बावजूद अगर हम आगे बढ़ पाए तो हम अच्छा कर पाएंगे। और जब आप तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, ये तो बहुत जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही आई, मैंने खुद की बताई आपको। पहले मैं जर्नलिस्ट था, फिर LID में गया, फिर एक बार मेरा PT में ही नहीं हुआ, पुलिस में नहीं हुआ,
फिर आईपीएस में हो गया। जब यहाँ पे आया तो जब हमने सोचा कि हमारी अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए तो हमें कोई दूसरी पोस्टिंग मिल गई। तो अगर मैं हतोत्साहित हो जाऊं तो फिर तो आदमी काम ही नहीं कर सकता। आदमी का मनोबल हमेशा हाई रहना चाहिए कि जो मुझे काम दिया गया है वो काम मैं अच्छे ढंग से करूं। मैं अलवर जिले का एसपी था और मेरा तबादला कर दिया गया ट्रेनिंग राजस्थान पुलिस एकेडमी में। वहां पे मैं डिप्टी डायरेक्टर था, मेरे पास काम कम थे। तो जो मेरे उस समय के डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हमें उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, हमें तो इस मौके की यूटिलाइज करना है। वहां पे 500 जो आपके थानेदार हैं यहाँ पे अभी जो विभिन्न थानों में लगे, हमने कहा कि हमें इस कल्चर को बदलना है। क्योंकि ये जो सब इंस्पेक्टर्स जो हैं कल को थानों में एसएचओ लगेंगे जो कटिंग एज लेवल पे काम करेंगे। तो हमने कहा कि इनको इतना प्यार मोहब्बत से चीजें सिखानी है कि जब ये पब्लिक के पास जाए तो वही प्यार मोहब्बत दे। तो आपने देखा होगा एक परिवर्तन बीच में आया पुलिस वाले में, जैसे पुलिस वाले की पहले बाल कटी रहती थी, यहाँ से पूरा काट दिया, यहाँ से ऐसे कर दिया, जैसे लगता है भूत की तरह लगते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे, हो सकता है उसके पीछे भी कोई लॉजिक हो। तो हमने ये क्या किया, होगा बंद। एक सामान्य आदमी जैसे बाल काटते हैं तो सामान्य की तरह जैसे हमारे भी बाल कटेंगे वैसे बाल कटे रहेंगे। क्योंकि जब ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो आपकी शादियां भी होने को रहती है, तो जब बच्चियां देखने के लिए आती है तो भूत की तरह लगता है या देखने में सुंदर नहीं है, सुनना पड़ता है। तो हमने कहा कि नहीं, इनको एकदम सामान्य जन की तरह रखो। फिर उनका था कि वो ये अंदर टी शर्ट्स में नहीं आते थे। हमने कहा कि जैसे सामान्य आदमी टी शर्ट पहनकर एक साइज करता है वैसे एक साइज करेगा। कोई चोट लग गई तो कहते हैं पुलिस में क्या है कि चोट, पुलिस में तो चोट लगी साहब दौड़ लगाओ चोट ठीक हो जाएगी। नहीं, अगर आपके नी में प्रॉब्लम है, आपके हाथ में चोट लग गई है, आप सप्ताह भर 10 दिन आराम करके आओ। उसके बाद तो हमने देखा कि जिनको हमने आराम करने दिया वो ज्यादा अच्छे ढंग से उन्होंने ट्रेनिंग करी और सीखा। उनको लगा कि मेरी बात को तवज्जो दी गई। फिर जब उनसे बात किया तो कोई भी जो उनका सिखाने वाला व्यक्ति था उसने बदतमीजी नहीं की उनसे। जैसे आप सुनते होंगे, मुझे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें बदले कि पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं। मैंने कहा कि एकदम कोई बदतमीजी नहीं करेगा। जैसे अपने बच्चों को हम कहते हैं कि बेटे इधर आओ, बेटे तुमने आज शॉक्स क्यों नहीं पहना, तुमने बाल क्यों नहीं कटाए, तुमने पुशअप्स आपके 4 कम हो गए। हमने वो सॉफ्ट एलिमेंट डालने की कोशिश करी कि जब ये पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे तो अगर हम इनको डांटेंगे, डपटेंगे, इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो ये भी पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो हमने कहा कि इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और जब मैं यहाँ पे आईजी बन करके आया तो उसमें से कुछ बच्चे यहाँ पे थानों में लगे थे। तो जब थानों में गया तो वहां पर जब मैंने उनसे बात करी तो उसका बात करने का डर रहा था कि श्रीमान यहाँ पे ये महिलाएं रहती है और ऐसे करती है और यहाँ इसलिए हमने ये यहाँ पे गश्त की है। उसके बाद से लगा कि ही वाज सो रिस्पेक्टफुल, जो सुरेंद्र जी कर रहे थे ग्रेटिट्यूड वाली बात, कि जब भी बात करता था तो ग्रेटिट्यूड के साथ बात करता था, उसमें वो ह्यूमिलिटी थी। तो हमने उससे पूछा कि अरे भाई कहीं ये मेरे समय में तुम्हारी ट्रेनिंग तो नहीं हुई? तो बोला जी सर, आप हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे, उसमें ट्रेनिंग हुई। तो इसका भी फर्क पड़ता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस ढंग से आप लोगों के साथ ट्रीट करते हैं तो लोग भी दूसरे को उस ढंग से ट्रीट करते हैं। आप अगर गलत ढंग से ट्रीट करेंगे तो उससे अपेक्षा ना रखें कि आपको सही ढंग से ट्रीट करें। यही मेरा कहना है। सर, जो फेलियर को आपने इतना अच्छी तरीके से परिभाषित किया, ये यूथ सर जो रियल लाइफ फैक्टर्स है इनसे दूर है सर। आज के टाइम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, सोशल मीडिया उससे इतनी बुरी तरीके से ग्रसित है। मैं सच में उसको ग्रसित ही बोलूंगा सर कि 2.5, 3, 3.5, 4 घंटे सर वो आधा घंटा ट्रिब्यून नहीं पढ़ेंगे, द हिंदू नहीं पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो 3 घंटे व्हाट्सएप को देंगे सर कंटिन्यूसली। वो अंशुल ने गीता को क्या मैसेज किया उसकी न्यूज को ऑथेंटिक समझेंगे, लेकिन द ट्रिब्यून ने क्या आर्टिकल पढ़ा उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे सर। तो जो रियल लाइफ थ्योरीज है उनसे बहुत दूर है सर। और मैं चाहूंगा कि सर आप आए हैं अभी सर 4-5 दिन पहले मैं किसी बच्चे की काउंसलिंग करा था सर। सिकर का बच्चा था, मेरे किसी स्टाफ का भाई है, तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए है सर। 18 साल का बच्चा है।
सर मतलब जो मैं ये सच में बोल रहा हूँ, मैं इन बच्चों को ये बोलना नहीं चाहूंगा, उस बच्चे की सर साइकोलॉजी थी कि मुझे तो गुंडागर्दी करनी है। अब किस थॉट प्रोसेस ने, किस मोमेंट ऑफ टाइम ने उसको इस सोशल मीडिया की फ्लैशी लाइफ से, हो सकता है कि उसने लॉरेंस के उन सब चीजों को कोई फोटो देख के और कुछ अपने आप को रिजेंबल किया कि मैं ये ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, या उसको एजुकेशन से उसको लगा हुआ कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए उसको करियर लगा कि वो ठीक है। तो इस यूथ को सर जो रियल लाइफ थ्योरी उनकी नॉलेज ही नहीं है सर। उनको लगता है कि जो जेल होती है वो जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसी वाली होती है सर। इनको पता नहीं है कि ये 100 रुपए की ड्रग होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चे मेरे बैठे से मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनके हर एक जने के 10-15 दोस्त हैं सर, जो हो सकता है उनका भटकाव हो किसी भी तरीके से। तो लीगल एस्पेक्ट्स भी एक बहुत जरूरी पार्ट है सर, ड्रग्स को लेके, हथियारों को लेके, वेपन्स को लेके, माता पिताओं को लेके, एजुकेशन का जो गलत मैनिपुलेटेड थॉट्स को लेके है, लड़की की रेस्पेक्ट नहीं करके, या फिर मैं लड़का लड़की नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि हम सब एक जैसे हैं, एक ग्राउंड में एक जैसे हैं। इस एस्पेक्ट पे सर कुछ सर इन बच्चों को आपको सर एनलाइटन करना है। और बहुत अच्छी बात आपने की है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा समीचीन और कंकरेंट बात कोई हो नहीं सकती। आप जब समानता की बात करते हैं, जब हम 21वीं सदी में हैं और जब हम बात करते हैं ये लड़का है लड़की है, ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप वर्क प्लेस में या कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपकी जो विमेन काउंटर पार्ट हैं वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट है, तो आपको तो उनको एक स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उनके बैकग्राउंड का सम्मान भी करना चाहिए। आप दुनिया का मुझे कोई इतिहास का विद्यार्थी हो, दुनिया का इतिहास उठा करके देख लें, जिस देश में, जिस समाज में वीमेन का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। आप किसी देश का इतिहास उठा के देख लें, जहां पर भी बाई पार्टीजन हुआ है, महिलाओं को दबा के रखा गया या पुरुषों को रखा गया या बुजुर्गों को रखा गया, कहीं भी ऐसी व्यवस्था रही है, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि अभी जो जिस एज से आप गुजर रहे हैं, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि ढेर सारे हार्मोनल इम्पैक्ट होते हैं आप पे, हार्मोन्स, नए नए हार्मोन्स, उससे हो सकता है कि आप में एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा हो, आप छोटी चीज़ों में भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात फिर से कहता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो अभी के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भाषण देने के, अभी फॉरेन मिनिस्टर है, पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब फॉरेन मिनिस्टर हो गए, वो मेरे कॉलेज के सीनियर हैं। तो जब ये भाषण देने के लिए आया तो उससे पहले मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था। तो जब मैंने इनका भाषण सुना तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना है। उसके कुछ दिनों के बाद में किरण बेदी जी आई, फिर उनका सेशन हुआ, उनका सेशन सुना तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो वर्दी वाली नौकरी चाहिए, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। तो इस समय ना हर एक 2 महीने में आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है, और कोई गलत नहीं है, ये सामान्य है। अगर आप जैसे आप सोच रहे हैं कि आपने कोई मूवी देखी है और आपने कहा कि नहीं मुझे तो आर्मी ज्वाइन करना है, फिर कुछ दिनों के बाद आया कहा कि नहीं मुझे तो MBBS करना है, तो ये सामान्य है। इसमें कोई आप में कोई ऐसा नहीं है कि आप में कोई गलती है या गड़बड़ी है या लोचा है, मेंटल लोचा है, नहीं है, ये सामान्य सी बात है। आप इसका मतलब है कि एक आप सामान्य स्टूडेंट हो। एक जो होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि अरे लड़का है तो रो रहा है, अरे भाई लड़के को तो रोना बहुत जरूरी है। जैसे मुझसे भी लोग बोलते हैं, बहुत बार मैं बाहर जाता हूँ तो कहते हैं साहब आप कभी रोते हो? आप यूनिफॉर्म में हो सकता है यूनिफॉर्म में मैं रो तो मेरा वीक पक्ष पेश हो, बट मैं भी रोता हूँ जब लोगों को देखता हूँ किसी एक्सीडेंट में 3-4 लोग मर जाते हैं, कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो मुझे भी रोना आता है, मुझे भी उनके साथ सहानुभूति करने का मन करता है। क्योंकि मैं ऐसी अथॉरिटी पे हूँ तो अपनी जो हमारी पब्लिक फेस है उस ढंग से दिखा नहीं सकता, तो ये रोना भी एक नॉर्मल चीज है। आप किसी बड़े मर्सिडीज या BMW कार को देख करके आकर्षित हो जाते हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये नॉर्मल है। बट आपने देखिए कोई शौक की सी कार लगी हुई है, अरे काश मेरी कार हो जाए,
हर एक को लगता है, मुझे भी लगता है। मुझे भी कोई कार खड़ी रहती है तो कहते हैं काश मैं इस कार पे जाता। अरे ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई गलत नहीं है। बट ये है कि अगर मेरी कैपेबिलिटी उस कार खरीदने को नहीं है तो सोच तक ही सीमित रहे और उसके लिए कोशिश करो। अगर वो कार खरीदनी है या वहां तक पहुंचना है तो उस ढंग के प्रयास होने चाहिए। आपको इनोवेशंस में लगना चाहिए कि मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दूं कि कल को $100 मिलियन में बिके और क्या क्या आपके पास तो याद हो जाएगा और आपके पास पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे, हवाई वाहन हो जाएंगे। तो अपनी सोच को बढ़ाने की जरूरत है। बट ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि भाई अब जैसे मान लो कोई माफिया है, ऐशो आराम की जिंदगी अब सोशल मीडिया पर देखते हैं, पर वाकई में आपको एक ऐसे क्रिमिनल का लाइफ आपसे शेयर कर रहा हूं जो कि यहाँ का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जिसको हमने पकड़ा। आपको पता है पुलिस से बचने के लिए वो कुएं के पास रहता था पूरे रात भर। कुएं के पास कोई पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, किसी ने बाजरे की रोटी दे दी तो बाजरे जैसे लग रहा हो कि पता नहीं वो आतंकवादी हो, क्योंकि पुलिस उसके पीछे लड़ी है। तो अरे भाई तुम्हारे पास मर्सिडीज है, BMW है या पता नहीं हवाई जहाज, क्या उसका मतलब है जब तुम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो जो आप सो कॉल्ड जो गैंगस्टर्स देखते हैं और जिनके प्रभाव में जो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, वो उसको एंजॉय ही नहीं कर सकते, क्योंकि कानून तो हमेशा ही उसके पीछे लगी है। आपके पास लाख करोड़ रुपए है और उसको आप कहीं खर्च नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, तो देखने से क्या फायदा है? तो देखने से हम भी तो देख ही रहे हैं, नेट खोलो और वहां पे देख लो जैसा वो देख रहा है। दोनों का आनंद एक है कि नहीं बताओ आप? मैं एक क्रिमिनल हूं और मेरे पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, मैं जेल में बैठा हूं और दलिया रोटी खा रहा हूं, ठीक है। और एक के दूसरा स्टूडेंट है, जैसे मान लो वहां पे राम परवेश नाम का एक लड़का वहां बैठा हुआ है, वो उसने नेट खोला और उसने देखा कि भाई मोस्ट गोल्ड स्टोर इन अ बैंक, और पूरी उसकी सिल्ली उल्ली का फोटो आ रहा है, उसकी वीडियो देख रहा है। तो उसमें क्या फर्क है? दोनों देख रहे हैं कि भाई हाँ गोल्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि ना वो यूज कर सकता है ना आप यूज कर सकते हो। मतलब कि हास्य के ढंग से बोल रहा हूँ। तो इसलिए है कि इन गैंगस्टर्स की, गुंडों की लाइफ भी सीमित होती है, क्योंकि उम्र में मैं आप सब लोग कह सकता हूँ बेटे देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ। ये हमेशा ध्यान रख के चलना। मेरे एक मैरी साहब हुआ करते थे, स्टीफेंस में टीचर हुआ करते थे, तो हमेशा बताते थे कि देयर इज नो शॉर्टकट टू लाइफ। मतलब कि जिंदगी में शॉर्टकट नाम की चीज नहीं होती। हो सकता है एक बार फ्लूक में आपको लग जाए, वो किसी को भी लग जाती है, जैसे लॉटरी लग जाती है, और उसको हमेशा नहीं लगती। आपने देखा होगा जो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि 1-2 लोग करोड़पति बन जाते हैं, मतलब ज्यादा गरीब ही बनते हैं। आपने देखा, आपने ज्यादातर सुना होगा कि शेयर मार्केट में ये तो लुट गए, पांडे जी लुट गए, वर्मा जी लुट गए। आपने बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर सुना होगा कि शेयर मार्केट से ये बन गया, या जुआ खेलने से ये बन गया, या इसके दादाजी गुंडे थे तो देखो गुंडा बनकर के इतनी कर ली। बहुत रेयर। और उसका भी एक समय आता है, धीरे धीरे संचय होता रहता है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका भी बंद होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे तत्वों के इन्फ्लुएंस में नहीं आने का, क्योंकि इनका पाथ बहुत ही शॉर्ट है, छोटा सा है, और शॉर्टकट पाथ जहां भी होगा एक्सीडेंट्स होंगे। मैं तो कहता हूँ सिंपल सी बात है, आप किसी गाड़ी से जा रहे हो और एक व्यक्ति 70 की स्पीड से जा रहा है और एक व्यक्ति 220 की स्पीड से जा रहा है, किसके जिंदगी में अनहोनी होने की संभावना है? 220। तो वही है, एक गुंडे का क्या है, किसी को अगर रिवॉल्वर तार करके पैसे ले लेता है तो दूसरे दिन मर भी सकता है। ऐसे लोग मरते भी हैं, एक लॉटरी में मर रहे हैं। तो वैसे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होने का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको उनकी जिंदगी अच्छी नहीं लगती होगी, बट वो जिंदगी के लिए अगर आप अपनी लाइफ कुर्बान करने को तैयार हो तो अलग बात है। बट मेरे हिसाब से ऐसे लोग कभी भी समाज में पूजनीय नहीं होते, उनके कोई रियल में फॉलोअर्स नहीं होते, वो सब छोटा क्षण भंगुर है। छोटे समय के लिए लगता है कि भाई मैंने 4 साल में आगे बढ़ लिया, और 4 साल के बाद 5वें साल की उसकी स्थिति देखो, जब जगह जगह जेलों में जाते हैं और पुलिस वाले के साथ व्यवहार करते हैं, या फिर जिस ढंग का जीवन वो जीते हैं, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है वो रिस्क नहीं ले पाएंगे।
जहां तक जो आपके ड्रग्स की बात है, स्नैक्स की बात है, क्योंकि सोसाइटी बढ़ रहा है, ये सब चीजें भी सोसाइटी में आ रही होंगी, बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो आपका नेचुरली इन सब चीजों पे दिमाग नहीं जाएगा। आपको फेलियर भी मिलेगा, एक दिन हो सकता है रोना आ जाए, और अगर रोना आ गया तो समझना कि एकदम सही है, सही बात पे हो। जब मुझे एलाइड मिला था तो मैं उस रात को खूब रोया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आईएएस बनता उस समय। तो उसने मुझे वो ये पॉइंट्स दिए कि फिर मैंने अपनी एनालिसिस की कि अरे भाई मुझे एलाइड क्यों मिला, मैं क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकता था। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 उसको लिखा, उसको इंप्रूव किया था, यहाँ तक पहुंचा। आज भी जब हम कोई काम करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है तो लर्निंग पॉइंट्स लेते हैं कि हमें ये चीजें हमें करनी चाहिए थी, उससे इंप्रूवमेंट मिले। किसी भी स्थिति में जो एक्सटर्नल ग्लिटर्स है, जो बाहर से जो रोशनी नजर आती है, उसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। तो आप इसके इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आए। सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को अवॉइड करें, जितनी कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। और मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि कोई भी आपका दोस्त कोई भी है, अगर इस तरह की चीजों में आप कहता है कि चलो दारू पार्टी करते हैं, आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो कहता है चलो भाई बीड़ी पिगेट जाते हैं, आपका दोस्त नहीं हो सकता। सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अगर आपका दोस्त है तो कहेगा चलो आज डिस्कशन करते हैं ज्योग्राफी पे, दोस्त है तो कहेगा आज करते हैं मेंटल एबिलिटी पे डिस्कशन करते हैं, आज भाई चलो मैथ्स पे डिस्कशन करते हैं, ये इस एग्जाम में ये पेपर आया था उस पर चलो प्रैक्टिस करते हैं बैठ करके। जो रियल फ्रेंड होगा वो कभी भी आपको इन सारी चीजों के लिए फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत में कुछ भी चीज फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। कल को हो सकता है आप शादी नहीं करो, कोई प्रेमी प्रेम का भी हो, तो आपको अगर कह रहा है आपका कोई दोस्त कि चलो भाई हम तो आज तो कुर्बानी फिल्म नहीं देखेंगे और आपको पसंद नहीं है, तो कहो ये सही समय है भाई, कहो भाई नमस्कार मुझे माफ करो। क्योंकि जो प्रेम है, दोस्ती है, उसमें कुछ भी चीज फोर्सफुल नहीं होती। अगर आपकी भावनाओं का वो सम्मान नहीं कर रहा है तो फिर मुझे लगता है उस संबंध को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और दुनिया इतनी बड़ी है, आपका कोई अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपके पीछे ही लगा पड़ा है, तो उसके रहने से दुनिया नहीं बिगड़ने वाली भाई। स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल। मैं तो हमेशा ही लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कहते हैं कि इसने गलत काम किया, इसके पीछे तुमने डंडे लेके पढ़ो। अरे मैं क्यों पढ़ूं? हमारा बात अलग है, उससे 2 चीजें अच्छी कर लूंगा, वो अपने आप ही, क्योंकि उसको गड्ढे में गिरने की आदत है। फ्रॉग को देखा है आपने? फ्रॉग हमेशा उछल के चलता है, ठक ठक। तो जो असामाजिक तत्व है उनकी आदत है वो जंप करने की। आप कितना भी बिठा करके रखोगे वो थोड़ा उछल जाएगा, फिर दूसरी जगह उछल जाएगा, क्योंकि उसकी आदत में शुमार है भाई। तो उसके लिए चिंतित न हो। नहीं तो आपने कहा कि नहीं फ्रॉग को तो मैं जमीन पर चला के ही दिखाऊंगा, तो भाई ये सब इम्पॉसिबल चीजें। हो सकता है कभी कभी चलने भी लग जाए, बट उसमें मेहनत काफी लगेगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कोई भी अभी बहुत ही टेंडर एज पे आप सभी है, कोई भी ऐसी चीजों पे अपना मन नहीं लगाने का जिससे कि आप जो जिस संकल्प के साथ आए स्टूडेंट लाइफ में। और ये धर्मेंद्र जी बता रहे हैं फेलियर होगा, और हो सकता है कि हर एक दिन भी हो। आप क्लास में आए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तो कह रहे हो पढ़ाई में। मैं डेपुटेशन पे गया, एक संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां पे मैं जनरल मैनेजर बन के गया। मैं पुलिस में था पहले, वो सारा प्रोक्योरमेंट का काम करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक वर्क है, और आईएएस अफसर का काम है। वहां पे गया, एक सप्ताह मुझे पता ही नहीं लगता था क्या चल रहा है। बैठा रहता था, देखता था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है, और मैंने कहा है मुझे तो पूरे स्टेट को हेड करना है। तो ऐसा नहीं कि उसको, आपको हमेशा ही बोलता हूँ, इसके पहले भी मैंने बोला, जब आपको लगे कि नहीं भगवान अब तो हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा, तो आप समझो कि वो वही राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तुम्हारे दरवाजे में ठक 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 मार रही है। बस वही है कि वो समय है, धैर्य से निकालो। वो समय है तो धैर्य पूर्वक दिमाग को संतुलित रख कर काम करो। अगर वो समय निकल गया और आपने धैर्य से निकाल लिए, तो कल को वही
समय जो लग रहा था कि वो कठिन था, आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि भगवान जो, अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है या कोई शक्ति है या मैग्नेटिक पावर है, मैं तो कहता हूँ कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, पर गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति तो है पृथ्वी पे। उसी तरह से कोई मैग्नेटिक फोर्स भी होगी, या जो हमारी एनर्जी है उनकी एनर्जी, ये तो मानते हो ना कि पूरी दुनिया एनर्जी पे चलती है, तो जो हमारी एनर्जी है कोई दूसरी एनर्जी होगी। तो एनर्जी है तो हमेशा वो एनर्जी आपका टेस्ट लेती है कि अरे भाई, जैसे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो हमारे मित्र है वो कह रहे थे कि ही इज द बेस्ट पर्सन, क्योंकि इनकी पूरी बैकग्राउंड उन्होंने देखी और पूरा उनका जर्नी देखा। तो वो जो शक्ति है हमेशा टेस्ट करती है कि अरे भाई, जो चीज मैं इसको देने जा रहा हूँ उसके काबिल है कि नहीं। तो वो समय धैर्य से निकालने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें किसी मुझे लगता है नायिका का इंटरव्यू है, काजोल का है किसी का। तो वो कहते हैं कि मैं क्या, उससे पूछा कि आप इतनी क्यों हंसती रहती हैं और इतनी क्यों, आप भी देखोगे जब उनका इंटरव्यू पढ़ोगे वो हंसती रहती है, बहुत प्रफुल्लित रहती है। आपको क्या लगता है उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, या कोई समस्या नहीं है? होगी, बट आपको देखने को लगेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना आनंद है, कितनी सुविधाएं है। तो उन्होंने एक उदाहरण किया कि एक बार कोई व्यक्ति था, वो भगवान जब भी आंख मूंदता और तपस्या में जाता तो कहता भगवान मुझे एक एम्बेसडर दे दो, भगवान मुझे एक एम्बेसडर दे दो। तो भगवान सुनते रहे। तो एक दिन भगवान ने कहा कि इसकी तपस्या बहुत ज्यादा हो गई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु, आपको एक एम्बेसडर दिया जाता है। तो जब वो भक्त था तो उसने कहा कि भगवान, मैंने तो छोटा सा एम्बेसडर मांगा था, तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। कोई मांगता है कि होटल मुझे बना दो, कोई एरोप्लेन दे दो, आपने इतनी देरी क्यों कर दी? तो भगवान ने कहा कि भक्त, तुम्हारे लिए तो मैंने मर्सिडीज की व्यवस्था कर रखी थी, तुमने एम्बेसडर नहीं अपना समय गंवा दिया। तो कभी कभी आपको लगता है कि आपका फोकस एम्बेसडर पे ही रहता है, और जो ये है ना पूरा नेचर का जो कॉस्मिक जो व्यवस्था, जो वो ब्रह्मांड आपको कहती है अरे मैं तो आपको एस्ट्रोनॉट बना करके और बहुत कहीं जा रही हूँ चांद में, अब तुम यहाँ पे जाकर के बोलेरो पे लगे पड़े हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा जीवन में समय आता है। तो जब भी ऐसा अवसर आए, मेरे से पहले भी आपके पास वक्ता लोग आए होंगे, जब भी आपको लगे कि ये कठिन समय है तो आप आंख मूंद कर कहो कि ये समय भी निकल जाएगा, और जब इसके बाद का जो समय आएगा वो मेरा समय होगा। इसको आप याद रखना। फिर भी मोटिवेट नहीं हो तो इस वर्दी को याद रखना कि इस वर्दी में एक व्यक्ति आया था, बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह रहा था, ट्रेनिंग के दौरान मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। आईपीएस की ट्रेनिंग कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होती है, दौरान फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर में आराम करके मैंने पूरी ट्रेनिंग करी और सफलतापूर्वक ट्रेनिंग किया, ये छोटी बात नहीं है। मेरे साथ हो रखा है, पूरी ट्रेनिंग करी, चाहे आप रॉक क्लाइंबिंग हो, चाहे परेड करनी हो, चाहे फायरिंग करनी हो, सारी ट्रेनिंग पूरी करी हमने। अगर मैं ये मान लेता कि भगवान अब तो हो गया, मैं तो एलाइट में था भी, मेरे पास तो नौकरी भी थी, मेरे पास ऑप्शन था वापस जाने का, पहले वाली नौकरी में चला जाता। बट फिर मेरी माता जी का ध्यान आया, मेरी माता जी कहती धैर्य से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। तो जीवन में जब भी फेलियर आए, और इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं कि जीवन में जब भी फेलियर आए तो फिर वो नशे पत्ते पे नहीं लगने का, कहीं पे दोस्त चलो आप बैठते हैं, अरे नहीं बैठने का, बैठेंगे तो कोई पढ़ाई की बात करेंगे, कोई अच्छी बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि मजरा पान कर रहे हैं, एकदम नहीं। हो सकता है जब आपको सारी चीजें मिल जाए तो फिर आपका ऑप्शन है आपको जीवन में क्या करना है, बट एक जगह स्तर पे पहुंच जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप घर से निकले हैं। तो धैर्य धारण कीजिए और एकदम आप मान के चलिए कि आपदा में ही अवसर आता है। जहां जहां आपदा आती है वहां वहां अवसर लेकर के आती है। ठीक है,
तो आप अगर इसको याद रखेंगे तो आगे बहुत ज्यादा सक्सेस करेंगे। सर किसी ने सही कहा है कि ये वक्त भी निकल जाएगा जिसमें उम्मीद, सुख और दुख तीनों शामिल है। अगर हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम लिखा हुआ पढ़ेंगे ये वक्त भी निकल जाएगा तो वो हमें दुख देगा। हम दुखी हैं और उस टाइम ये पढ़ेंगे कि ये वक्त भी निकल जाएगा तो हमें उम्मीद देगा। तो किसी ने ये बहुत सही सेंटेंस फ्रेम किया जो सुख और दुख दोनों टाइम को रिप्रेजेंट करता है। One should be respectful to everything or anything he or she is doing. चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो अखबार पढ़ रहा है, चाहे वो माता पिता से बात कर रहा है, चाहे वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है, या वो चाहे गर्ल्स हो जो बॉयज के बारे में सोचते हैं, बॉयज जो गर्ल्स के बारे में कुछ भी थॉट्स रखते हैं। तो अपन सर जैसे भी बात कर रहे थे कि कुमार विश्वास सर है वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अगर कुमार विश्वास सर को सर वर्दी बनाई जाती तो हो सकता है वो 15 दिन प्रेजेंट ही नहीं होते अपने ऑफिसर में। विकास दिव्यकृति सर को सर अनाज दुकान करवाया जाता तो हो सकता है वो नहीं होते, इतने इफेक्टिव नहीं होते। शाहरुख खान को अगर कॉमर्शियल पायलट बनाया जाता तो हो सकता है कि वो इतने ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। तो ये सर आज एक माता पिता के लिए भी एक मैसेज होना चाहिए सर आपकी तरफ से कि आज पेरेंट्स आज भी जितना फास्ट हमारी एकेडमिक्स चेंज हो रही है सर, आज साइंस खुद इन्वेंशन करना चालू हो चुकी है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद इन्वेंशन करना चालू कर चुकी है सर। अभी सर मैं किसी के साथ बैठा था तो एक आर्टिकल पढ़ा सर जिसमें युवल हरारी की बुक पढ़ी सर, जो 3 बुक्स है जो एक हिस्ट्री की बात करती है, जो एक प्रेजेंट की बात करती है और आने वाले 50 साल की बात करती है। तो उसमें सर एक आर्टिकल था कि 250 से 300 साल में साइंस इस लेवल पे चली जाएगी कि इंसान मरेगा नहीं सर, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते हैं कि आत्मा तो अमर है और ऑर्गन्स चेंज करना सीख जाएंगे सर। हार्ट खराब हुआ हार्ट चेंज कर दिया, किडनी खराब हुई किडनी चेंज कर दी, हाथ खराब हुआ हाथ चेंज कर दिया, तो किसी इंसान को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइंस जिस लेवल से बढ़ रही है सर, माता पिता को भी अपनी सोच को इतना फास्ट एडवांसमेंट करना चाहिए अपने अंदर, बच्चों को भी एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा सुदृढ़ होना चाहिए। तो एक माता पिता के लिए सर क्या मैसेज है? आज भी सर हम उस टाइम में हैं जब एक ज्वेलर सोचता है कि मेरा बच्चा ज्वेलरी का बिजनेस करे, एक आड़त का व्यापारी सोचता है कि मेरा बच्चा आड़त का व्यापार करे, एक आईपीएस ऑफिसर सोचता है कि मेरा बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन जाए, एक डॉक्टर सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। तो एक माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या मैसेज है सर? क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है वो ये है कि जिसका जो स्किल परफेक्ट है वो वही काम करे तो वो ही अच्छा कर पाएगा, वरना वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जो विकास दिव्यकृति ने, आपने, कुमार विश्वास ने, किसी ने भी अचीव नहीं किया। मुझे लगता है बहुत ही समीचीन और सटीक बात की है आपने, और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको जीवन में कुछ भी नया करना है, कुछ भी ऐसा करना है जिसमें कि लोगों को प्राउड हो या आपको खुद को प्राउड हो, तो आपको सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया, फिर खेलने गया, सो गया, टीवी देख लिया, तो इसमें मेरी दिनचर्या या जो आपकी दिनचर्या अगर ऐसी है तो आप इसमें अपेक्षा ये नहीं करें कि आप विल मेक आइंस्टाइन आउट ऑफ इट या आप शाहरुख खान बन जाएंगे। आपने कभी शाहरुख खान की इंटरव्यू पढ़ा होगा, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई वो अगर शाहरुख खान बनना है तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें तो कल कुछ नया करके दिखाना है। मतलब उस सेम वर्ड नहीं हो सकते हैं। मतलब शाहरुख खान का मतलब नहीं है कि एंजॉय कर रहे हैं, मतलब संघर्ष। तो इसलिए कि अगर जीवन में कुछ भी ऐसा कुछ करना है, यूनिक करना है, जिसमें कि हम लार्जर पब्लिक आउटरीच में पहुंचे या ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके या कोई पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, तो उसमें सबसे पहले तो आपको इस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का मतलब है कि जो आपके 3 रमेश, सुरेश और महेश, ये तुम्हारे 3 दोस्त हैं, अब यही जो कहेंगे से होगा। अगर व्हाट्सएप से कोई मैसेज दे दिया तो इसके मैसेज को मान लिया कि नहीं आज तो बारिश होने वाली है, इसमें ऋषिकेश को भी शामिल करो, सविता को भी, कविता को भी शामिल करो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कंफर्ट से बाहर निकलो,
अब 3 दोस्त हैं, तीनों को आपका टेम्परामेंट पता है, किसे क्या पसंद है। वो कभी ऐसी बात करेगा ही नहीं कि जो आपको पसंद नहीं है, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। मैं 1-2 उदाहरण मैं कोट करता हूँ। पहले के दिनों में आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन होते थे एएसएससी में, और बिहार यूपी के लोगों के होते थे, अब राजस्थान के लोगों का भी होने लगे। वो भी मैं ये इससे कोरिलेट करूंगा। तो ये जो बिहार यूपी के बच्चे हैं तो जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे एक जगह पे कोई भी कमरा ले लिया, वहां पे रहते हैं। फिर शाम को सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, बाकी लोगों को लगता है पता नहीं करते हैं, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और 2-3 टॉपिक वो डिसाइड करते हैं कि इस पर अपन चर्चा करेंगे, और हर एक टॉपिक के संबंध में कुछ ना कुछ कोई बच्चा पढ़ करके आता है। फिर वो बैठते हैं, हो सकता है चाय पीने के लिए बैठे या कहीं पे मुंडेर पे बैठा किसी सिक्योरिटी जगह पे, फिर उसमें चर्चा करते हैं और जिसको जो पॉइंट रहता है वो लिख के ले जाते हैं। जैसे मैंने 5 पॉइंट की तैयारी करी, मैंने 5 पॉइंट किया, हो सकता है सबके भी 5 पॉइंट आ रहा है, बट दूसरा तीसरा व्यक्ति 6वें 7वें पॉइंट को लाता है, उस पर चर्चा करता है। आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाती है, आपको कोई किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो उसमें आपका क्या होता है, एक तो समय बचता है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा 2 पॉइंट के लिए आपको फिर से किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, उस क्लैरिटी आने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। अगला व्यक्ति है कि जो ऑलरेडी पढ़ करके और बहुत क्लियर उसमें होकर के आया है, आपको समझाने की स्थिति में है, तो फिर आप जॉट डाउन कर लेते हैं। तो हर एक टॉपिक पे आपके 10-20 पॉइंट हो जाते हैं, जिसपे कि ऑलरेडी डिबेट हो चुका है। तो ये आपको एक तो जैसे जहां भी जो एक्सप्लेनेटरी होता है एग्जाम, जहां पे आपको लिख करके कि भाई एआई की क्या विशेषता है, बैंकिंग में एआई का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जैसे ही आया आपकी चर्चा हो रखी है, आपको एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिबेट हो चुका है आधे घंटे का। आपने पॉइंट वाइज लिख दिया, आपको 90% मार्क्स आएंगे। वहीं पे आप अगर अकेले बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में सब कुछ सारे गुण हैं, पर आप चूंकि कंफर्ट जोन में, एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है, वहां बैठे हैं पढ़ रहे हैं, न किसी से इंटरेक्शन किया ना बाहर गए, तो वो आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। इसलिए हमेशा से ही आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा एक आईपीएस ऑफिसर बन जाए, तो जो बेसिक चीजें हैं उसने पिताजी सीख रखी है कर ले, बट एक ढर्रे पे चलेगा, उसमें कोई नई चीज और ऐसी चीज नहीं ला पाएगा जो कि हो सकता है एज एन इंडिविजुअल वो ला पाता। एक डॉक्टर चाहेगा कि भाई हमारे डॉक्टर है तो मेरा क्लिनिक संभाल लेगा, बट जो आपको खुद से अपील करती है, अगर मैं डॉक्टर का बेटा हूं, मैं पेंटर बनना चाहता हूं और मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगता है कि अब इतनी सारी होल वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज नाउ। आप देखते हैं एक छोटा सा अगर यहां से आप ट्वीट कर दें, कोई कर दे कि आई एम इनटू क्राइसिस प्लीज सेव मी, यू विल नॉट बिलीव इट। आप ट्वीट करके देखो, यहाँ पे एसओएस मैसेज भेजो, 1000 मैसेज आ जाएंगे आपको। कोई यूक्रेन से करेगा, कोई क्रीमिया से करेगा, कोई पनामा से करेगा कि विच वे आई कैन हेल्प यू। इट इज सो इंटरकनेक्टेड। सो अगर आपको लगता है कि आप किसी फील्ड में महारथी है, आपके ही यहाँ के एक जो आईटी विशेषज्ञ है सिलिकॉन वैली में, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट, जो बीकानेर के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट। बीकानेर में हो सकता है रहते और जो सुविधाएं थी उतना ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, अब वो वापस आना चाहते हैं कि कोई आईटी सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, बच्चों को सिखाऊं। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है कि बच्चे का ओरिएंटेशन किधर है, बच्चा क्या करना चाहता है और बच्चा किसमें सबसे अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि आज के समय में अगर आप कविता भी करते हैं तो आप मल्टी मिलियनर बन सकते हैं सिर्फ कविता करके, बट आपकी कविता बेस्ट होनी चाहिए, लोगों को अपील करनी चाहिए। नहीं, अगर आपकी कविता अपील नहीं कर रही है तो उस कविता करने का क्या मतलब, तुकबंदी करने का मतलब। अगर आप लिरिक्स लिख रहे हैं तो लिरिक्स ऐसा लिखिए कि पता चला कि उसमें वर्ल्ड पे ही वो फेमस हो गया। तो अगर बच्चे में वो ओरिएंटेशन है कि वो कविता कहानी लिख सकता है, कोई ओटीटी पे डायलॉग्स लिख सकता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि दौड़ने में ही ठीक है, तो उसकी रनिंग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराओ, एशियन में गोल्ड लेकर के आएगा। और आप देखते हैं जो हमारे खिलाड़ी जब जीत करके आते हैं या रेसलर्स आते हैं, उसको कैसे हीरो की तरह सम्मान होता है। पहले शायद नहीं होता होगा,
बट आप जिस तरह का सम्मान मिलता है, जैसे आप देखिए अभी ऑस्कर्स में जो नाटू नाटू जीत करके आए उनको ऐसे उनका वेलकम किया गया जैसे लगता हो किला फतेह करके आए हो। और है भी बात, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपने भारत का नाम ऊंचा किया। तो मुझे लगता है कि अभी जिस ढंग से वर्ल्ड में काम हो रहे हैं, मैं तो एक चीज और भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो चीजें मैं पढ़ रहा था उसकी इंपॉर्टेंस अब उतनी नहीं है आज के समय में। मेरा बेटा है वो 6 साल का है, तो जितनी चीजें मैं 12वीं में करता था वो डिबेट अभी बोलता है। हो सकता है कि वो चीज 3 साल का बच्चा करने लग जाए, और उसके बाद हो सकता है कि वो आप ये कहो कि नहीं हम तो उसमें AI इनेबल्ड काम करेंगे। हाँ, अभी जैसे मैथमेटिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री है, आप ये फॉर्मूला आप याद करते हो, वो करते हो, कुछ दिनों के बाद वो इररिलेवेंट है, क्योंकि ये सब चीजें आपको गूगल में कोई एक ऐप आ जाएगा, उसमें डालोगे उसका सोल्यूशन आ जाएगा। आप तो कहेगा कि आपके एनालिटिक्स कैसी है। मुझे लगता है 10 सालों के बाद में तो सारी प्रोग्रामिंग की पढ़ाई होगी कि कोई नई प्रोग्रामिंग कौन सा कर सकते हो, नया चीज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो सकता है कि सोशल स्टडीज ये सब चीजें तो रह जाए, बट जो विज्ञान के क्षेत्र में है कि जो इंफॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास किसी जोन में, तो आप किस ढंग से उसको सोचते हैं। बस 1 मिनट और भी लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे आने का आपको इस ढंग से मदद मिले कि प्रतियोगिता परीक्षा में आप अच्छा कर पाए। आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में एक होता है सामान्य आंसर, अगर लिखित में दे रहे हैं तो, बट कोई भी वहां पर जो पर्यवेक्षक होता है वो जानना चाहता है इस व्यक्ति में यूनिक क्या है। तो जैसे आपको लिखा कि भाई हम चंद्रयान भेज रहे हैं, तो चंद्रयान सबने लिखा चंद्रयान ऐसे ये करेगा, ऑर्बिट पे जाएगा, ऐसे फोटो भेजेगा, वैसे करेगा। उसमें एक व्यक्ति लिखता है कि चंद्रयान ने हमारे सपनों को हवाएं दी हैं, या सपनों को तारांकित करने का अवसर दिया है, और वो दिन दूर नहीं जब हम चंद्रमा पे हम कॉलोनी बनाएंगे और उसमें हम बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी चंद्रमा पे प्लॉट बेचेंगे। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तो जो पर्यवेक्षक है वो कहेगा कि इसका विजन है कि सिर्फ चंद्रमा तक ही नहीं पहुंचना, चंद्रमा पे हम हमारा एक कॉलोनी भी हो, हमारा एक स्टेशन हो, और हम चंद्रमा पे जो लैंड है उसको यूटिलाइज ही कर पाए। इसकी थॉट प्रोसेस ब्रॉड है। अभी जब IT फर्म्स आती हैं, जो ये सब कंपनीज आती है, तो वो सारे आपसे इंटरव्यू लेते हैं। तो एक रटन विद्या वाली इंटरव्यू होती है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि कंपनी का भला हो, मैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ काम करूंगा, मैं देश को सर्वोपरि मानूंगा। तो उनको लगता है ये रटा हुआ विद्या है। बट वो कहता है कि सर, किसी ने कहा कि सर मैं आई वर्क एज ए चेंज एजेंट। सारे यहाँ पे आपने, हो सकता है आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये हमारा ऐसा लड़का ऐसा बोलेगा। तो देखिए इंटरव्यू में तो इंटरव्यूअर को लगेगा अरे मतलब इससे 250 लोगों में इसने कुछ डिफरेंट बोला। अच्छा, तो बोलेगा जेंटलमैन टेल मी और लेडी टेल मी व्हाट इज दिस चेंज एजेंट। तो बोलेगी कि सर जो मैं आई हूँ ना जिस बैकग्राउंड से, तो इसमें जो सैनिटरी नैपकिन है मैं चाहूंगा कि उसकी आउटरीच बढ़े, तो इसमें मैं इकोनॉमिक इसकी कॉस्ट कम करूंगी। और जो गांव में जो जैसे एक जगह जाने के लिए पहले जो प्रधान का है ऑफिस वहां पे भेजूंगी, वहां से फिर डिसेंट्रलाइज होकर सब जगह जाएगा, इसकी कॉस्ट कटिंग करूंगी। तो वो जो है व्यक्ति वो तो बिजनेस का है मॉड्यूल चलाता है, और जब खट से लॉगिन करेगा कि भाई ये हमने इतने सैनिटरी नैपकिन भेजने हैं और इतने लाख सैनिटरी नैपकिन जा रहे हैं, एक जगह होगा हमें कितना फायदा होगा। उसने देखा यार ये तो महीने का फायदा मेरा 10 लाख का दिख रहा है, कहेगा आ जाओ बेटे तेरे को 5 लाख रुपया दे रहा हूँ पर महीने का। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो इस ढंग से कोई जरूरी नहीं है कि सामान्य धरने में आप लोग सोचे, ये जो सीमा है कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचे और उसमें डिटरमिन रहे। आपकी जो सोच है, जिसने भी अच्छा किया है, जिसने भी जिस भी फील्ड में अच्छा किया है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसने एक बार मन बना लिया कि मैं इसमें ठीक हूँ और इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, उससे फेलियर बिरले मिलेंगे आपको। अगर फेलियर है भी
तो लोग जानते हैं। जैसे आप देखेंगे मंडी हाउस में जो आपके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, बहुत सारे लोग नसरुद्दीन शाह जी के साथ उन्होंने जर्नी शुरू करी और वो मूवीज में नहीं आ पाए, बट मंडी हाउस में जब वो परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो उस आदमी को देख के कहता है कि साहब इसके कैलिबर में कोई कमी नहीं है, ये इस कैलिबर का बंदा है, इसका प्ले देखना चाहिए, उसका नाम है। हो सकता है कि जो उसको वो अवसर नहीं मिला और वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो मेरा सिर्फ पेरेंट्स का यही कहना रहेगा और बच्चों को भी कि एक तो है कि आप स्टम्प पर ना रहें। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो उनकी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है, उनकी बात को भी सुनिए और अपनी बात रखिए। और देयर हैज टू बी ऑलवेज ए डायलॉग, संवाद हमेशा जारी रहना चाहिए। हमारे जनरेशन में, जैसे मेरे जनरेशन में तो मोनोलॉग होता था अब पिताजी ने कह दिया तो उसको मानना है, बट आज के जनरेशन में मेरा बेटा, जैसे मैंने कहा जस्ट एज एन एग्जांपल आई एम कोटिंग इट, मैंने कहा कि सो प्लीज डोंट वॉच टेलीविजन, सो गो एंड प्ले आउटसाइड। तो then what he'll say he also watching television, you're telling me go outside and play. So बच्चे बोलते हैं, I'm talking about the boy who is in 6th class, 6th क्लास में जो लड़का है वो बोलता है कि तो इसलिए है कि हमें तो अपने आप का भी जो हृदय है और जो सोचने का ढर्रा है उसको भी बदलना चाहिए। जब हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को नहीं सिखाएं। अगर तो आप इसको अच्छे ढंग से अगर आप उनको कह पाएंगे कि सो पिताजी मैं ये इन चीजों में ठीक हूँ, मेरा इसको काम करने में मन लगता है और इसमें मैं मेहनत करूंगी तो मैं खुश रहूंगी, तो ज्यादातर फादर्स आपके एग्री कर जाएंगे। मैंने ऐसे भी फादर्स को देखा है जो छुट्टी लेकर के, उनकी बच्ची कुश्ती का प्रैक्टिस कर रही है, वो फादर मेरे पास आया, कहा कि सर साहब इसके साथ एक फोटो खिंचानी है, मुझे कोई देखिए पैसे नहीं चाहिए, कि बच्ची का मनोबल ऊंचा रहे, इसको कुश्ती में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दिन बीकानेर के लिए वो पदक लेकर के आए। ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो सोचने का ढर्रा है वो भी बदल रहा है और गार्जियंस को भी अगर सही ढंग से अपनी बात बताएं तो मुझे लगता है कि माता और पिता ही है इस दुनिया में जो आपका भला सोचते हैं। अगर मान लीजिए कहीं भी किसी भी विपत्ति में रहेंगे तो हमेशा सोचेंगे कि मेरे बच्चे का भला हो। आप जब अच्छा करेंगे, अगर किसी की बेटी आर्मी में जाती है या सिविल सेवा में जाती है तो उसके फादर का सीना देखेंगे तो आपको चेहरे से नजर आ जाएगा कि इसकी बेटी ने उसका नाम ऊंचा किया है। तो मेरे हिसाब से अगर वो उस तरह का गर्व उनमें है तो आपको वो जो संवाद है उसको कायम रखेंगे तो वो इसके लिए भी तैयार हो जाएंगे कि जो मेरे बेटे या बेटी के लिए समीचीन है और जो अच्छा है। थैंक यू। सर के शब्द, एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। सर हमने आपका खूब टाइम लिया। मैं चाहता था कि बच्चों के 5 से क्वेश्चंस मैं रखूं, लेकिन सेशन काफी लंबा हो गया। अभी मैं 5 मिनट और लूंगा, जो हमने कहना था मैंने कहा नहीं। अच्छा ठीक है। बेसिकली जो मेरा ओपिनियन है, अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल जो मेथोडोलॉजी है वो जरूर डेवलप करो। अपने आप को बिना मोबाइल के एटलीस्ट 1 डेढ़ 2 घंटा रेगुलरली दो, जिसमें आप खुद से बात करो, गार्डनिंग करो, वॉक करो, म्यूजिक सुनो, दोस्तों के साथ नहीं रखे, अकेले रहो, सुबह जल्दी उठो, रात को टाइम पे सो, मीनिंगफुल चीजें करो। 18-20 साल की आपकी जो उम्र है उसके अंदर आप कुछ न कुछ अच्छा अचीव करो। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ सर कि आपको 10 साल अपनी लाइफ को देने पड़ेंगे, चाहे आप 15 से 25 साल की उम्र में दे दो, 20 से 30 में दे दो, 25 से 35 में दे दो, आपको 10 ईयर्स चाहे कुछ भी करो अपनी लाइफ को देने पड़ेंगे। जो हमने बात की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन लाइफ, ये कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं लाइफ के। फैक्ट्स है मीन्स वो 100% फैक्ट्स हैं। अगर आप उनसे डाइवर्ट होगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, या फिर आपकी जो सक्सेस जो रेशियो होगा वो ये होगा कि आप 100 कर सकते थे बट यू जस्ट रीच एट द लेवल ऑफ 20, 25, 30। तो पढ़ाई कर रहे हो उस पर फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो मीनिंगफुल करो, रेस्पेक्टफुल मैनर में करो, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को हमें ऑप्ट करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें चूज करना है क्या सही है और क्या गलत है। आडंबर को छोड़ के और एक साफ सुथरा चरित्र भी है। तो बेसिकली इस लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए जितना अच्छा कर सकते हो
उसको जरूर इम्पार्ट करो। मैं एक दो बच्चों को क्वेश्चंस दे सकता हूँ मैं, जो कुछ पूछना चाहते हो, किसी को कुछ क्वेश्चन हो सर से, ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं हो सर, 1-2 मिनट ही आप इसके मेनू ताकि आपका टाइम नहीं क्या करें। तो कोई बच्चा है जो कुछ पूछना चाहेगा सर से? नमस्कार सर। सर जैसे मेरे भैया भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरे घर में मेरे को इलेक्शन का बहुत ऐसे शौक है, तो मैं जब नेता बनने की बात करता हूँ तो वो अवॉइड कर देते हैं और वो मेरे को कहते हैं कि जैसे भैया यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो मैं कुछ भी कहता हूँ कि मेरे को नेता वैसा जैसा बनना है, तो वो बोलते हैं कि ट्रस्टी था, दिल्ली तक को भेज देंगे, जयपुर भेज देंगे, RS की कर देंगे। तो मेरे को मतलब इस चीज में नहीं कहते हाँ तू इलेक्शन कर, इसमें हमेशा मेरे को मना करते हैं या इसको अवॉइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं इसमें। ये आपका सवाल अच्छा है और मुझे लगता है कि इसका जवाब भी मैं अपने जीवन से ही आपको देना चाहूँगा। जब मैं कॉलेज में था और उसके बाद कॉलेज से मैं मीडिया में चला गया और मैं वहाँ पे एज ए पत्रकार जिंदगी जी रहा था, तो मेरे पिताजी मुझसे मिलने के लिए आए। तो उन दिनों मेरे जो बाल थे कमर के बराबर थे मेरे इतने, और पोनी बांधता था। आपको लगता होगा कि उस फोटो में देखने में अभी विजुअलाइज करते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आपकी जो सामान्य जो छात्र जीवन है वो मैंने भी जिया है। तो मेरे पिताजी मिलने के लिए आए और जो कि वो प्रशासनिक सेवा में थे, तो उनका ये मन था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं और मेरा मन नहीं था। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया, कहा कि अगर जो आप काम कर रहे हैं उससे खुद का गुजारा हो जाए, आने वाले समय में जैसे सभी लोग शादी करते हैं तो पत्नी के साथ खुद का गुजारा, बच्चों का गुजारा हो जाए, हमारे बुजुर्गी में मेरा ध्यान रख पाओ, तो इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि आपकी जो इच्छा है उसके साथ साथ एक जो जीवनचर्या का भी आनंद आपको लेना पड़ेगा, उसमें जो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। तो हमने भी महीने भर प्रयास किया कि नहीं, जो मुझे लगता था कि मैं पत्रकार बन सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आपके गार्जियन रहते हैं, जब आपको आगे बढ़ाते हैं बच्चे से, तो आपका वो टेम्परामेंट देखते हैं कि बच्चे में क्या लीडरशिप क्वालिटी है, ये क्या कर सकता है, क्या आने वाले समय में इसके पास नौकरी आएगी कि नहीं आएगी, क्या कोई उद्योग धंधा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आपको जज करते रहते हैं। फिर उसी के अनुसार से, चूंकि आप उनके दुश्मन तो हो नहीं, समझ गए, आपको तो इतना ही लाड प्यार करते हैं जितना बड़े भैया को करते होंगे, तो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं, तो भी हमारे लिए बेस्ट चाहते थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई, तो अगर मैं तो चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो तुम्हारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से तुम्हें सिविल सर्विसेज देना चाहिए और जो तुम्हारा टेम्परामेंट है, बट अगर आप पत्रकार बनना चाहते हो तो ये आपका डिसीजन है। तो आज से चूंकि आप खुद नौकरी कर रहे हो तो अपनी जिंदगी आप जिए, सो हमारी तरफ से आप कोई भी मुद्रा नहीं दी जाएगी। तो 2-3 महीने हमने इस पे काम चलाई। उसके बाद 3 महीने के बाद हमें पता चल गया कि जो वहां पे जीवन यापन के लिए जो मुद्रा मिल रही थी वो पर्याप्त नहीं थी। तो फिर हमने, जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर हमने अपने आप से बात किया। जैसे धारणीय जी बोल रहे थे कि हर एक व्यक्ति को अपने आप से सवाल करनी चाहिए, तो मैंने अपने आप से बात किया। मैंने कहा कि इस फील्ड में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, जो हमारी कैलिबर है, अपने आप को, क्योंकि व्यक्ति खुद से बेईमानी नहीं कर सकता। आप खुद से बेईमानी कर सकते हो नहीं? अब जैसे मेरा खुद का अंतर स्तर मेरे सवाल कर रहा है कि ओमकार जी आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट 1 इंच। अब मैं 6 फीट 10 इंच बोलूंगा तो अंदर लेगा ही नहीं, कहेगा अरे नहीं यार, रॉन्ग, पिप आ जाएगा, पिप बच जाएगी, अंदर से बच जाती है ना, क्योंकि अंदर लेगा ही नहीं। वो सवाल का जवाब ही गए, गलत जवाब। तो इस तरह से बहुत बार मैंने कोशिश करी कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो अंदर से आया कि गलत डिसीजन। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जो मेरे पिताजी चाहते थे उनके साथ फिर हमने संवाद किया। तो सबसे पहले उनको मेरे बालों से बहुत प्रॉब्लम था। किसी जैसे कि अभी भी बच्चों के बाल बड़े रहते हैं तो गार्जियन कहते हैं यार ये कहाँ तुमने बाल बढ़ा लिए, जबकि मेरे सारे हमेशा ही मैं टॉप करता था। तो वो जो हमारी जो शैक्षिक स्तर पे वो कभी
मुझे बोल नहीं सकते। जब एक बार उन्होंने मेरे पे बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा कि कितने परसेंटेज आए आपको, तो मैंने कहा कि 84%। तो फिर मेरे जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ देख करके उन्होंने कहा कि अब क्या बोले इससे ऊपर। क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज योर फादर, तो वो आप पे गर्व करते हैं, आपको संवारना चाहते हैं। तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाइए, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को एक जगह बैठ करके, माता जी को बीच में बिठा लो, वो अच्छे मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी। फिर अपनी एनालिसिस कराओ कि सो पापा, अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो हमारी 1 2 3 4 5 6 ये कह सकता हूँ, और अगर यहाँ जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 ये कर सकता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कह रहे हैं कोचिंग करने के लिए, तो मेरा सलाह होगा आपको, डिसीजन तो आपका होगा कि आप पॉलिटिक्स में जाएं या ब्यूरोक्रेसी में जाएं। आप एक बार कोचिंग जरूर करके आ जाओ, या जिसकी पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अभी मान के चलना, अभी आप 6 महीने पढ़ के जा रहे हो सकता है आपके एसएससी में ना हो सकता है सिविल सर्विसेज में ना हो, बट आपका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि जो दूसरा काम आप जो भी करोगे, जैसे आप अगर वहां पे पढ़ करके आओगे दिल्ली में या यहाँ पे बीकानेर में, और जब 6 महीने के बाद जाओगे, तो मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर पॉलिटिशियन बन पाओगे, अगर खुद बनना चाहते हो तो, या ज्यादा अच्छा। तो आपको शुभकामनाएं, करनी तो अपने मन की ही चाहिए, बट मेरा कहना है कि जो आपके लाइफ के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन जो है ना, चैनल, संवाद का चैनल हमेशा खुला रखना चाहिए। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप दिल से बोलोगे कि मेरी ये पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स है, मैं यहाँ अच्छा कर पाऊंगा, तो आपके पिताजी ना कहे तो मेरे पास आना, फिर मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा। थैंक यू। सर की कुछ बातें हैं जो रह गई है। मुझे लगता है कि इस इंटरैक्टिव सेशन था, पर जो चीजें मैं आपको बताने के लिए आया था, तो नटशेल कंक्लूजन में बताना चाहूंगा, जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। और आपको अच्छा लगे, मैं हमेशा ही कहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो इसमें से कुछ चीज अपना लेना, जो अच्छा नहीं लगे उसको यहाँ से कहना कि उसको डिलीट किया और अपने घर जाना। जीवन में, छात्र जीवन के लिए मैं कहता हूँ कि जब भी आगे बढ़ना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ये मतलब नहीं कि डिसिप्लिन मतलब कि सुबह सुबह उठ करके और किसी का पैर छू रहे हैं और ये समय पे कर रहे हैं। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आपकी दिनचर्या, सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे स्वाध्याय करने जाते हो, कितने बजे आप सामान्य क्रिया से आप निवृत्त होते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद फिर उसका रिवीजन करते हैं, उसका एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप महीने में या 15 दिन में एक दिन चीट डे रखो, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में अप्लाई किया। तो हो सकता है कि आप में से कुछ, मुझे भी किसी ने बताया तो मैंने भी कुछ चीजें अप्लाई की, इसलिए जाते जाते मैं चाहता हूँ कि गुरु मंत्र तो देता जाऊं। तो एक दिन चीट डे रहे जिसमें आपको लगे कि आपका अंदर का मन कर रहा है कि मूवी देखने जाना है, उस दिन मूवी देखने चले जाओ। आपको OTT पे कोई सीरियल देखना है, सीरियल देख लो। मामा जी के यहाँ जाना है, मामा जी के यहाँ चले जाओ। जाकर के चौपाटी पे भेलपूरी खाना है, भेलपूरी खा लो। मतलब उस दिन आपका चीट डे है, उस दिन आपको है कि भाई जो मेरी मन की चीजें है। बट अगर जो ग्रेजुएशन के बाद या +2 के बाद, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और एक दिन कोई दिन मामूल कर लो कि इस दिन मैं एंजॉय करूंगा, इस दिन अपने हिसाब, पढ़ाई लिखाई बंद, इस दिन मुझे ये करना है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। दूसरा, सुबह सुबह जब उठिए तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए। कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, आप भास्कर पढ़िए, पत्रिका पढ़िए, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतनी सारे न्यूज़ आते हैं, वो पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण कि BBC का न्यूज़ आता है, हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है। आपको जिसमें अच्छा लगे, उसमें विवेचना काफी अच्छी आती है। छोटा सा एक रेडियो आता है 150 रुपए का, पिताजी तुरंत दे देंगे आपको। उसमें सुबह सुबह चैनल लगाओ, आप ब्रश करते वक्त भी आप सुनोगे। कम से कम इसके लिए आपके पिताजी माताजी आपको नहीं डांटेंगे कि BBC का न्यूज सुन रहा है, किसी को नहीं डांटेंगे। जरूरी नहीं है कि बैठ करके कि यहाँ पे तो रेडियो चल रहा है, यहाँ बैठ करके आप सुन रहे हैं कि हाँ यूक्रेन का युद्ध ऐसे वो चल रहा है, आपके अंतःस्थल में वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो
तो आपको आने वाले दिनों में जब करंट अफेयर्स है, जब इंटरव्यू पे जाएंगे, जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका, प्राइवेट जॉब में भी जाएंगे, तो ये सारा मदद करेगा। हो सकता है जब आपका जॉब मिल गया और आपको इंक्रीमेंट की बात चल रही है, तब भी आप वहां से डेटा कोड कर सकते हैं कि जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो गेहूं का प्राइस इतना अप था, उसके बाद वहां से ऐसे एक्सपोर्ट किया गया, ऐसे इंपोर्ट किया गया, इस कारण से इंडिया में वीट की प्राइसेस ऊपर जा रही है। कहेगा ये देखो बंदे या बंदी में दम है, कहां से कहां कोड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पढ़ाई हमने भी बहुत करी है, आप भी बहुत कर रहे होंगे। आपने देखा होगा जैसे कमरे में ढेर सारी पुस्तकें होती हैं, तो उसको करीने से रखिए। क्यों कि करीने से रखेंगे तभी तो, अगर भगवत गीता चाहिए या मॉडर्न हिस्ट्री चाहिए या डार्विन का सिद्धांत चाहिए, तो जैसे ही आपको पता है कि इस कोने में खट से गए, उतार के रख लिया। तो अगर सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, जो आपकी लॉजिकल फैकल्टी है तो कैच करेगी। आप हफजर मैनर में जो भी मैंने आया पढ़ लिया, तो आपका दिमाग भी रैंडमली उसको रखेगा। आप समझ रहे हैं? तो वो उसका सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का। जैसे लॉजिकल ग्रेजुअली जा रहा है, तो दिमाग भी आपको ग्रेजुअली, इसमें भी बहुत सारे बने हुए हैं खांचे, शायद आपको पता नहीं चलते, पर दिमाग भी एक कंप्यूटर ही है, वो उसमें प्रोग्रामिंग करके 1 2 3 4 5, तो जैसे ही कोई आएगा कि भाई लॉजिकल एनालिसिस, तो खट से मान लीजिए ताजमहल की विवेचना, तो अगर ताजमहल के लिए आपने कुछ पढ़ा है तो क्लिक हो जाएगा, तो आपको दिमाग को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए आपका जो पढ़ाई है सिस्टमेटिक होना चाहिए, कि एक से दूसरे छोर पे नहीं जाइए। आप सिस्टमेटिक कीजिए, हो सकता है 2 दिन ज्यादा लग जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आप हर एक दिन 5 लाइन लिखो, हर एक दिन। ये मेरा सजेशन मान के चलना, ये मेरा मतलब कि लिख देना कि आई जी थे ओमप्रकाश जी, उन्होंने कहा था, कुछ भी लिखो कि आज चौपाटी पे गया और चौपाटी में विभिन्न तरह की पतंगे उड़ रही थी, उसमें एक पीले रंग की पतंग थी और उसकी डोरी कटने वाली थी, बट उसी बीच में एक दूसरी पतंग आ गई और उस डोरी के बचा के ले गई। क्या नजारा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, इतना तो लिख सकते हो, सामान्य सी चीज है। कहीं मिठाई खाने के लिए गया और मिठाई में चीनी की जगह नमक था, और फिर भी मुझे कहना पड़ा कि ये मिठाई अच्छी है, जो मिठाई के जो शॉप के ओनर है वो मेरे चाचा जी हैं, और उनको मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी मिठाई खराब बनी है। 5 लाइन लिख लिया। धीरे धीरे जब आप लिखेंगे तो पूरे दिन की जो चर्या है उसको आप 5 लाइन की जगह 2 लाइन में लिख पाएंगे। तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में क्या, सिविल सर्विसेज में जाएंगे या जहां भी जब आप राइटिंग लिखते हैं, तो आपको उसको जस्ट कंसाइज वे में चाहिए होता है, उसको पूरा रामायण या महाभारत नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना। आप उनको चाहिए होता है कि इस व्यक्ति को इस संबंध में क्या आता है, इसकी मेंटल फैकल्टी किसमें चर्चा करती कि नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी, ये बिस्लेरी है तो बिस्लेरी का बॉटल ये ऐसे हरे रंग का होता है, लिख दिया, तो सभी लिखेंगे। इसमें लिखो कि बिस्लेरी हरे रंग की बॉटल में इसलिए होता है कि इसमें पानी शुद्ध होता है और इसमें ये मिनरल मिले होते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप दिन में 5-5 लाइन लिखना शुरू करो, बाद में आप क्लास के अंत में 5 लाइन लिखना शुरू कर दो। अगर क्लास के अंत में नहीं हो, दिन में अंत के 5 लिख लो कि भाई आज पूरे दिन मैंने पढ़ाई करी, उसमें मेरे सोशल स्टडीज में ये लगा कि हमारे यहाँ जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की व्यवस्था है, उसमें जातिवादी व्यवस्था को तो खत्म कर देना चाहिए और कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। जो भी आपको जो लगता है आपने लिखा, धीरे धीरे वो आपके वो रिफ्लेक्स में आ जाएगा। तो आप 1 घंटा, जैसे हमने 1 घंटा दिया, आप खटाक से आप वहां बैठे हो 5 लाइन में लिख दोगे कि इन्होंने ये चर्चा करी, जो मुख्य जो सीरियल पॉइंट्स है वो चर्चा कर, तो वो आपको मदद करेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। चाहे किसी चीज की तैयारी करो, आप अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तब जब आप नौकरी लग जाए और मान लो कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई है, तो आपकी खुद की तैयारी रहनी चाहिए वहां पे लिखित में कि भाई 1 2 3 4 पॉइंट अपने को बोलना है। अगर किसी ऐसे जगह पे जाकर के आपके हाथ ही नहीं चले, मुंह ही नहीं खुले, तो एम्बैरेसमेंट हो सकता है।
तो यहाँ पे आप हमेशा से उस प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने, जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अगर मैं सिविल सर्विसेज का पेपर अगर लिख करके प्रैक्टिस किया होता, हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए तो हमें एलाइड में ही आईएएस मिल जाता। बाद में भी जब आईपीएस बना तब भी छूट गया एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है, तो बहुत ज्यादा नंबर होते हैं। वहां पर तो 0.25 मार्क्स से आपके पोजीशन ऊपर नीचे हो जाते हैं। 50 मार्क्स हमने उसमें रिस्क पे डाले। तो अब मैं उसको अनडू तो नहीं कर सकता, आपके लिए कह सकता हूं कि आप लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो बनी बनाई आती होगी, आई एम श्योर कि आप लोग भी देते होंगे टेस्ट पेपर, तो उसमें आप तक 2 घंटे में कर पाते कि नहीं कर पाते, आप अपने आप को असेस कर पाएंगे। फिर तो पता चला कि 200 क्वेश्चंस है, 150 तो सही से कर पाए और 50 जिसमें आप अच्छा कर सकते थे आपके पास 5 ही मिनट है, तो जल्दी से पढ़ा बी सी डी। अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो, अगर माइनस मार्किंग में लगा दिया तो पता चला कि वो भी माइनस करके चला गया। तो ये स्टैटिक चीजें हैं, इसका आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज को लिख करके प्रैक्टिस करें। रात को जब आप सोने के लिए जाएं, जब रात हो जाए सोने के लिए जाएं, तो ये जरूर आपके दिमाग में बस एक सवाल, छोटा सा सवाल करें। विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा हूं, ऐसे जीवन में भी करना चाहिए। हम ज्यादा समय नहीं कर पाते, इसलिए इस पे बहुत ही सटीकता के साथ नहीं बोल सकते, पर विद्यार्थी जीवन में तो मैं करता था कि शाम को जब 9, 10 बजे, 11 बजे जब भी सोने के लिए जाए तो एक सवाल अपने आप से करें कि आज मैंने क्या किया। बस, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए आप सर पटक कर रोने लग जाओ, धोने लग जाओ। क्या किया और फिर अंदर से, जैसे मैंने करता था नॉट सुटेबल, नॉट गुड, तो अंदर से आएगा कि नॉट सो गुड, सेटिस्फैक्टरी, ओके। जब अंदर से आने लग जाएगा अरे वेरी गुड, रिया तुमने तो आज कमाल कर दिया भाई, आज 8 घंटे पढ़ाई करी, उस पर टेस्ट पेपर भी दिए, तो अंदर का आपका बंदा ना, या ओम प्रकाश तुमने कमाल कर दिया, आज अंदर का बंदा बोलेगा आपसे रात को। तो जब वैसी स्थिति आ जाए ना कि जब आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होने लग जाए, तब समझिए कि आप सही जगह पर पहुंच गए हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति की कोई आस्था होती है, आस्था नहीं भी होती है तो नास्तिक होता है। तो आपका कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे आप फोकस कर पाए कि जब शुरुआत करें, किसी भी धर्म को मानते हो, 1 मिनट के लिए मौन धारण करें और ईश्वर से, या जो भी, अगर आस्तिक है तो ईश्वर से प्रार्थना करें, नास्तिक है तो शक्ति से प्रार्थना करें, उससे करें कि भाई आज का दिन हमारा अच्छा गुजरे, हम लोगों का भला कर पाए और हमें शक्ति दीजिए। मैं आपको कहता हूं, आपको वो फोकस मिलेगा। जब भी आप इस सोच के साथ शुरू करेंगे तो आपको फोकस मिलेगा और उसमें फोकस करके आप आगे बढ़ पाएंगे। और रात को सोते वक्त आधा मिनट या 2 सेकंड आप धन्यवाद दीजिए, वही फिर भगवान को, भगवान आज का दिन आपने अच्छा गुजारा, खाना पीना खिला दिए, अब कल का दिन भी अच्छा है। आप करके देखना, आप में काफी पॉजिटिविटी आएगी। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं खुद करता हूं। आप लगातार अगर 7 दिन तक ऐसा करेंगे ना, तो 8वें दिन आपसे बुरा काम हो ही नहीं पाएगा। और ये हो सकता, आप 1 सेकंड के लिए सोच लो कि आज कुछ गलत तो नहीं हो गया, बस सो जाओ, फिर कल आप उठो रात को, फिर को आज कुछ गलत तो नहीं हो गया। 8वें दिन जो गलत हो रहा होगा तो जाके काम कर, भैया कहोगे आप शर्मा जी मैं ये काम नहीं कर सकती, ये कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो आप इसी मन योग से अगर आप काम करेंगे रूटीन से, तो मुझे लगता है कि आप काफी आगे बढ़ पाएंगे। और एक श्लोक है, उसके साथ मैं अंत करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए कहा गया है, शायद आपको भी कहा गया होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च गृह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा होनी चाहिए कि प्यास लगी है, चाहे कंकड़ डालना पड़े, कुछ डालना पड़े, पानी तो पीना ही है, तो पानी आपको मिल जाएगा। बको ध्यानम, बगुले का आपने देखा होगा, आप कभी ऑब्जर्व करना, हमने तो देखा है बगुले को देखना, आप कभी देखना, आप घर के मुंडेरे पे चले जाओ, कोई बगुला बैठा होगा तो 3 घंटे बैठा रहेगा वहां। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, हो सकता है नहीं देखा हो, कभी देखो, आप सिर्फ देखो वहां बैठा हुआ कि नहीं। आप देखो सुबह 10 बजे से बैठा हुआ है, आप देखो 1 बजे भी वो बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ रहेगा, और जब तक कि वो मछली मिली नहीं कि और उसने क्या नहीं हटा है। तो दैट इज कॉल्ड बको ध्यानम, कि आपको अपॉर्चुनिटी की ताक में बैठे रहना है।
काल चेष्टा भुको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब डॉग को देखा है, रात को जैसे ठक हुआ नहीं ऐसे करके ऐसे करने लग जाएगा, करता है? आपको यहाँ है पेट है? हमारा तो एकदम करने लग जाता है। आप अगर म्यूजिक चलाओ तो ऐसे करके कान ऐसे करेगा। तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अरे कोई नई पेपर आई, कोई नया चीज होने वाला है, कोई नया रिक्रूटमेंट होने वाला है, कोई भी नया हो, तो आप सोने का मतलब ये नहीं है कि निद्रा सोए मत रहो कि एक ही चीज दुनिया में है। सिर्फ IAS ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए भी आप नाक कान खोल के रखो। अल्पाहारी, आप जितना जीवन के लिए जरूरी है उतना खाएं। अब जैसे रात को ये पूरा दबा करके पेट भर लिया हमने, तो निद्रा आनी है, तो पूरा रात जाना है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक चीट डे रखो। उस दिन तो आप पिज्जा खा लेंगे, मतलब पूरा पिज्जा खाओ और सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। महीने का एक दिन लगी है, आपको भी कोई गिल्ट नहीं आएगा। और लास्ट क्या था, गृह त्यागी। सभी लोग आई एम श्योर कि यहाँ पे बीकानेर से भी अपने घर से छोड़ करके, कंफर्ट जोन छोड़ करके यहाँ पे आते हैं। तो लोग गांव से भी आते होंगे। और मैं तो कहता हूँ हर एक गांव से जो एक लड़का आता है तो गांव के ख्वाब अपने साथ लेकर के आता है। आप ये मत समझना कि अकेला अकेला बंदा आया है। पूरे गांव का ख्वाब है ना, जो हर एक व्यक्ति देखता है अपने बेटे में। तो आप अगर शहर जाते हो या दिल्ली, बीकानेर आते हो, दिल्ली जाते हो, तो हर गांव के हर एक बुजुर्ग का वो ख्वाब है, उसको लेकर के आता है। तो जब आप उसकी अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते, कोई गलत काम करते हो, जैसे आप किसी गुंडे के संगति में आ गए, तो आप उस ख्वाब की हत्या करते हो, उसके सपने की हत्या करते हो। और सिर्फ आपके सपने की हत्या नहीं है, जो पूरा गांव ग्रामीण परिवेश है जिसमें देखता है कि जो राम कुमार है ये बीकानेर गया है तो कोई अच्छा जॉब करेगा या सरकारी करेगा, गैर सरकारी करेगा, तो हमारे बच्चे भी इसको देख करके आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपके खुद का ख्वाब नहीं है, पूरे ग्रामीण अंचल का ख्वाब है, उसको संजो करके रखिए। और एक बच्चा भी अगर कोई सिविल सर्विस में आ जाता है, आप देखेंगे लाइन लग जाती है, 50-100 लड़के आ जाते हैं। अब शायद आप यहाँ पे नहीं देखा होगा, बिहार में जो जहाँ पे लाइट्स नहीं आती है, आज भी आपको आरा प्लेटफॉर्म पे, बलिया प्लेटफॉर्म पे बच्चे पढ़ते मिल जाएंगे आपको। और उसमें से ढेर सारे सिविल सेवा में भी जाते हैं, आर्मी में भी आते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि गांव का ख्वाब आपके साथ आता है, उस ख्वाब को संजो करके रखें। और देखने में बहुत युवा लगते हैं, कोई मिलने के लिए आएगा, उसने कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मैंने नहीं तैयारी करवा रहे हैं इतने युवा है। तो जिस ढंग के आपको टीचर्स मिले हैं और जो गाइड करने वाले लोग मिले हैं, अपनी जिंदगी में उन्होंने काफी कुछ सीखा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूरे मनोयोग से और दृढ़ संकल्प के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में एक अच्छा आदमी जरूर बनेंगे। अच्छा आदमी का मतलब कि वो सेटिस्फाइड जिंदगी से। कोई जरूरी नहीं है कि जो IAS बन के वो बहुत सारे लोग IAS बन करके भी सेटिस्फाइड नहीं है, और वो मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री हो तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। बट मेरा कहना है कि एक अच्छा आदमी का मतलब है कि हमने जो कुछ सोचा और कुछ लोगों की सेवाएं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये और जब मैं आ रहा था, जिस ढंग से आप लोगों ने मेरी आवभगत की और वेलकम किया, बहुत ही हृदय से आपका धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा, हर एक व्यक्ति को लगता है और किसी ढंग से, किसी रूप में मैं आपके कुछ काम आ सकूं, तो मैं हमेशा ही, हमारे द्वार आपके लिए खुले हैं। और मैं अभी भी मानता हूं कि अगर देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथ में है, अगर आप अच्छा करेंगे देश अच्छा करेगा। जय हिंद।